आप सब आज के दिन आज ज्वाइन कर रहे हैं अकाउंटेंसी के प्रोग्राम के बारे में। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बहुत जबरदस्त प्रोग्राम ये होने वाला है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अकाउंटेंसी का नॉलेज किसको होना चाहिए, कि हमारा बिजनेस कैसा काम कर रहा है। कोई भी अगर बोलता है आपका अकाउंटिंग कैसा है, तो अकाउंटिंग कैसा है का मतलब ये है कि आपका बिजनेस कैसे काम कर रहा है। ये चीज हम लोग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस अगर ठीक से काम करना चाहिए तो इस पे काफी सारी चीजें होती है, क्योंकि उसमें नॉलेज, इंफॉर्मेशन और आपके बिजनेस किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं, काफी सारे क्या 99% बिजनेस ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि उनके व्यापार में क्या हो रहा है। वो केवल अच्छा सेल्स करते रहते हैं और सेल्स करते करते उनको लगता है कि बिजनेस एकदम सही रास्ते पर चल रहा है, लेकिन व्यापार सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है केवल कौन बता पाएगा। ये जो अकाउंटिंग, अगर जिस कंपनी का सही है, जिसका रिपोर्टिंग सही है, वो ही बता पाएगा। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप समझो कि कोई अकाउंटेंट है, वो जो जबरदस्त अकाउंटिंग कर रहा है, राइट, ओनर को कुछ बता नहीं रहा है या फिर ओनर के पास में कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, तो क्या वो यूज का है। मैं आप सबको बता दूं कि चैट बॉक्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। चैट बॉक्स में आप लोग चैट अपना इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं और सेशन के अंत तक आप लोगों के क्वेश्चन आंसर भी मैं लेने वाला हूं। एक बार फिर से बता दूं कि अगर अकाउंटिंग हो रही है लेकिन ओनर को इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर अकाउंटिंग हो रही है ओनर को सही इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उस केस में पूरा मामला गड़बड़ हो सकता है और ओनर कोई भी डिसीजन लेने से घबराने लगेगा। मैं आपको बताऊं कि अकाउंटिंग अगर सही नहीं है तो हम लोग गलत माल परचेस कर सकते हैं। जो माल हमारे पास ऑलरेडी है वो वापस से खरीद सकते हैं। फाइनेंसिंग का डिसीजन गड़बड़ हो सकता है, हमारे परचेस का डिसीजन गलत हो सकता है, सेल कहां पर करना है उसका डिसीजन गलत हो सकता है। ऐसे बहुत सारे मैनेजमेंट के डिसीजन है जो पूरा अकाउंटिंग के बेस पे टिके रहता है, डेटा के बेस पे टिके रहता है, जो अकाउंटिंग से आता है। तो हमारा बिजनेस सही चल रहा है कि नहीं, ये चीज हम लोगों को पता चलता है जब हम लोग अकाउंटिंग सही तरीके से देख पाते हैं। दूसरा चीज, पैसे कमा रहे कि नहीं कमा रहे। अब हमारे कुछ क्लाइंट है, उनका कहना है कि सर हम लोग इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं, फिर भी हमारे खाते में पैसे नहीं है। क्या कारण है, हम लोग परेशान है, लगता है धंधा बंद करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊं कि उन्होंने पिछले महीने 1 करोड़ रुपए की प्रॉफिट कमाई, लेकिन 1.25 करोड़ रुपए का उनका इन्वेस्टमेंट हो गया। उन्होंने गाड़ियां खरीद ली, उन्होंने उसमें पैसे लगा दिए, कुछ लोन भी ले लिए, उसके बाद भी उनका जो संपत्ति है वो बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी उनको पता नहीं है कि फाइनेंस का कंसेप्ट क्या होता है, अकाउंट का कंसेप्ट क्या होता है, कौन सा कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होता है, कौन सा रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर होता है, कौन सा खर्चा माना जाता है, कौन सा इन्वेस्टमेंट माना जाता है, कौन सी संपत्ति है और कौन सा सिर्फ और सिर्फ हमारा रूटीन ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है। तो ये सारा चीज हम लोगों को पता नहीं चलेगा जब तक अकाउंटिंग प्रॉपरली हम लोगों को मालूम नहीं है। तो हम लोग पैसे बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, ये चीज जानना है। आज के इस पूरे प्रोग्राम में ध्यान से दिखेगा कि पैसे हम बना रहे हैं कि नहीं, ये हमारा दूसरा उद्देश्य रहता है। तीसरा चीज ये है कि हम लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं। तो एक बार पैसे का फ्लो आना अलग चीज है और प्रॉफिट कमाना अलग चीज है। अगर आपके पास पैसे आ रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आप प्रॉफिट कमा रहे हो। अगर आप लॉस में सेल कर रहे हो, अगर आपने 100 रुपए में माल खरीदा और उसमें काफी सारे खर्चे हो गए जो आपको दिखा नहीं, 110 रुपए कॉस्टिंग हो गई, लेकिन आपके दिमाग में केवल 100 रुपए है और आपने 102 रुपए में माल बेच दिया, उस केस में भी आप लॉस में हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि हम लोगों को डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर का फंडा पता नहीं है, वो 100 रुपए ही हमको पता है और उसके ऊपर में जो खर्चे हो रहे हैं उसको हम लोग अपने पर यूनिट कॉस्टिंग पे या फिर प्रोडक्ट के कॉस्टिंग में जोड़ नहीं पाते, अकाउंटिंग प्रॉपर नहीं होती, उस केस में क्या हो जाता है, हमारा जो प्रॉफिट है वो हमको पता नहीं चलता, प्रॉफिट गलत हो जाता है और प्रॉफिट आ रहा है या नहीं आ रहा है ये भी चीज हम लोगों को पता नहीं चल पाता। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है खर्चा और इनकम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोगों को पता है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है जिसमें हम लोग अभी आगे जाने वाले हैं, वहां पर एक तरफ होता है सेल मतलब पूरा कंपनी का भार लिया हुआ, और दूसरे तरफ सारे खर्चे, जितने भी खर्चे होते हैं वो दूसरे तरफ होते हैं। तो हमको तो इनकम को ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि अगर आप इनकम को ट्रैकिंग नहीं करेंगे तो फिर आप उसके अगेंस्ट में एक्सपेंडिचर का बजट नहीं बना सकते या फिर आगे की प्लानिंग नहीं कर सकते, आपका हेड का प्लानिंग नहीं कर सकते, आप परचेज का प्लानिंग नहीं कर सकते, आप फाइनेंस का प्लानिंग नहीं कर सकते। अगर कोई लोन आपने लिया है तो उसका रीपेमेंट का प्लान भी आप नहीं बना पाएंगे, राइट। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। दोस्तों, आज के दिन में जितने भी हमारे ऑनलाइन पार्टिसिपेंट और जितने व्यूअर और सब्सक्राइबर हैं, उन लोग को पता है कि स्टैट्यूटरी कंप्लायंस कितना इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर हम लेट जीएसटी के रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें बहुत बड़ा पेनल्टी देना पड़ेगा, लेट फीस देना पड़ेगा, हर दिन का खर्चा है। अगर टीडीएस का रिटर्न लेट फाइल होता है तो उसमें हम लोग को लेट फीस देना पड़ता है। अगर टीडीएस का चालान आप लेट फाइल करेंगे तो उसमें पेनल्टी देना पड़ेगा। अगर इनकम टैक्स का रिटर्न लेट फाइल होगा तो उसमें हम लोग को ब्याज लगेगा, पेनल्टी लगने वाला है। इस तरीके से जितने भी लीगल कंप्लायंसेस है वो सारे लीगल कंप्लायंसेस में देरी होती है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। जिन भाइयों की कंपनी है
जो कंपनी चलाते होंगे, वहां पर अगर लेट फाइलिंग होती है, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस अगर लेट होते हैं, उस केस में लाखों रुपए की पेनल्टी लगती है। रिसेंटली हमारे सब्सक्राइबर ने 2 दिन पहले कॉल किया था हमको और उन्होंने बताया कि सर हमारा 3 साल से फाइलिंग नहीं किया, हम लोग रेगुलर बेसिस पे अपने कंसल्टेंट को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन हमारा अकाउंटिंग कंप्लीट नहीं है, इसके कारण हम लोग देर हो गए और देर होने के कारण लगभग 2 लाख रुपए का हमारा स्टैट्यूटरी पेनल्टी आ रहा है, लेट फीस आ रहा है। और ये सारा कारण क्यों है? क्योंकि अकाउंटिंग उनकी कंप्लीट नहीं है। क्योंकि अगर अकाउंटिंग कंप्लीट रहेगी ना, तो कंसल्टेंट वाली बात नहीं है, वो किसी और के पास जाकर भी अपना काम करवा सकता है, राइट। तो स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस हमको जानना चाहिए। नेक्स्ट है बिजनेस के जितने भी डिसीजन होते हैं, जैसे मैंने कहा कि व्यापार का सारा डिसीजन हमारे डेटा पे डिपेंड करता है, हमारे परचेज पे डिपेंड करता है, हमारे सेल्स पे डिपेंड करता है, हमारे खर्चे पे डिपेंड करता है, हमारे अलग अलग जो हेड्स होते हैं, अकाउंटिंग के हेड्स होते हैं, उसमें हमने कितने खर्च किए। कई बार देखिएगा कि बहुत सारे बिजनेस में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस बहुत हाई होता है, लेकिन हम लोग को अगर एग्जैक्ट पता नहीं होगा और हमारा अकाउंटिंग सही नहीं होगा तो हम लोग बिजनेस का डिसीजन नहीं ले पाएंगे। मैनेजमेंट का 99.99% डिसीजन केवल अकाउंटिंग बेस होता है, डेटा बेस पे होता है, और जो इंफॉर्मेशन जनरेट करती है अकाउंटिंग, ये उनके बेसिस पे होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं। अब कोई भी अकाउंटिंग का नॉलेज किसी बिजनेसमैन को क्यों चाहिए, मैं ये बताना चाहता हूं आपको। बिजनेसमैन को अकाउंटिंग का नॉलेज इसलिए चाहिए ताकि सबसे पहला वो अकाउंटिंग में सारे जितने भी ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड कर पाए। क्या ये इंपॉर्टेंट है कि सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि केवल बिजनेस रिलेटेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। किसको रिकॉर्ड करना है? केवल बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, किसी और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना है। और बिजनेस भी कौन सा? केवल हमारे बिजनेस का। अब प्रॉब्लम कहां पर आती है, ये प्रैक्टिकल व्यू देखिएगा। अगर मेरी ग्रुप ऑफ कंपनीज है, मैं दीपंकर समझदार हूं और मेरे प्राइवेट लिमिटेड भी एक कंपनी, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एक पार्टनरशिप फर्म है और एक और फर्म है मेरी। अब मैंने कहीं से भी खर्चा किया, किसी के बिल को कहीं पर भी लगा दिया, तो क्या वो चलेगा? यस और नो? नहीं चलने वाला। इसका मतलब अगर मैं दीपंकर समझदार एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट के फाइल की बात करूं तो उसमें केवल हमारे ही फर्म से रिलेटेड जो खर्चे होंगे वही आएंगे। अगर मैं प्राइवेट लिमिटेड की बात करूं तो केवल उनके साथ जिनका लेन देन हुआ है वो आएगा, उसके अलावा कोई भी नहीं आने वाला, राइट। तो रिकॉर्ड करना है हर ट्रांजैक्शन जिसका फाइनेंशियल इंप्लीकेशन हो। इसका मतलब जो पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, जिसमें पैसा या तो लिया गया है या दिया गया है, पैसा या तो लेना है या फिर देना है, तो इसका मतलब या तो पेमेंट हुआ है या रिसीव हुआ है, या फिर पेमेंट होने वाला है फ्यूचर में, या फिर रिसीव होने वाला है। और हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि वो कितने रुपए का लेन देन है, तब जाकर वो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन होगा। दूसरा, बिजनेस हमारे बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, तब जाकर हम लोग उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट है बजटिंग और प्लानिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी बहुत सारे लोग देखिएगा व्यापार बंद कर लेते हैं, कई सारे लोग व्यापार बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। उसका कारण क्या होगा? उसका कारण है टाइमली अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि अगर उनको पिछले महीने का पूरा डेटा आ जाए, इस महीने का डेटा आ जाए और एक महीने का डेटा आ जाए और पूरे को कंपेयर कर पाए, तो वो देख पाएंगे कि सेल्स का ट्रेंड आगे बढ़ रहा है कि पीछे जा रहा है, परचेज जो हम लोग कर रहे हैं उसका कॉस्टिंग कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, किस समय कौन से कॉस्ट कम हो रहे हैं, किस समय कौन से कॉस्ट ज्यादा हो रहे हैं, किस समय हम लोग को एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करना पड़ रहा है, किस समय हम लोग को एडवर्टाइजमेंट कम करना पड़ रहा है। ये सारी चीजों को प्लान करने के लिए, बजटिंग करने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग नॉलेज, अकाउंटिंग का कंप्लीट डेटाबेस सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली आज फर्स्ट हाफ में मैं क्लाइंट के पास गया और जाकर मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि सर बजट बनाना है। तो मैंने कहा ठीक है, आपका जनवरी तक का पूरा अकाउंटिंग एंट्री हो गया है क्या? तो उनका कहना है सर अकाउंटिंग एंट्री अभी पिछले 3 महीने का बचा हुआ है, लेकिन आप बना दो। ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तक कि हम लोग आज तक का स्टेटस नहीं देखेंगे तो हम लोग आगे का 2 महीने का हो, चाहे 1 साल का हो, चाहे 2 साल का हो, हम लोग कोई भी प्लानिंग नहीं कर सकते। ये चीज 100% है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। कोई भी चीज डिसाइड करना है तो हमारे पास बेस होना चाहिए, और वो बेस फिगर्स में होना चाहिए। फिगर्स कहां से आएगा? अकाउंटिंग से आएगा। इसलिए डिसीजन मेकिंग के लिए अकाउंटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल पोजीशन हमारा स्ट्रांग है या नहीं है। देखिए क्या हो रहा है, जैसे कोई मूवी देखने चले गए, अगर आधे से अगर आप कोई मूवी देखने जाओगे तो उस केस में आप एक ही चीज पूछते हो कि ये हीरो कौन है और विलन कौन है, राइट। तो हम लोग को एक ही चीज पूछना रहता है, बिजनेस ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है या फिर फाइनेंशियल पोजीशन लो है। ये जानकारी आप लोगों को अकाउंटिंग के थ्रू मिलती है। नेक्स्ट है बिजनेस परफॉर्मेंस। अब फाइनेंशियल पोजीशन हमको पता चल गया, बिजनेस का परफॉर्मेंस भी बेटर हो रहा है, अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें हम लोगों को अकाउंटिंग के जरिए मिलेगा। लेकिन लिक्विडिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, मैं आपको बता दूं। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस है जिसमें सेल्स
बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन उसके पास 1 रुपया नहीं है। वो बोलता है मैंने कोई संपत्ति भी नहीं खरीदी, मैंने कोई मशीन नहीं खरीदी, मैंने कोई बिल्डिंग नहीं खरीदा, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी मेरे जेब में पैसे नहीं है। तो फिर वो पैसे गए तो गए कहाँ? वो पैसे कहाँ चले गए? वो पैसे लिक्विडिटी में चले गए, वो पैसे आपके जेब में नहीं है। तो फिर हमको खोजना पड़ेगा कि वो पैसे कहाँ गए। मैं आपको बता दूं वो पैसे कहाँ गए हैं, कहाँ कहाँ जा सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी बिजनेसमैन के पास अगर दिख रहा है कि पैसे नहीं है, सेल्स जबरदस्त है, सब चीज सही है, तो इसका मतलब एक ही हुआ कि उसके पास लिक्विडिटी कम है, उसके पास स्टॉक बहुत ज्यादा उसने बना लिया होगा, सेल जितना कर रहा होगा उससे ज्यादा का वो स्टॉक रखा हुआ है, उसके पास स्टॉक ज्यादा है, वो उधारी जो माल दे रहा है उसको पैसे वसूल नहीं कर पा रहा है, और हो सकता है कि वो जिनको जिनको पैसे देने बहुत जल्दी दे रहा है, तो उसके सारे पैसे ब्लॉक हो जा रहे हैं। कहाँ पे? जिनको पैसे देने उनको ज्यादा पैसे, उनको तुरंत पैसे दे रहा है, हमको जहां से पैसे लेने हैं वो कम ले रहा है, स्टॉक वगैरह हम ज्यादा से ज्यादा मेंटेन कर रहे हैं, जेब में एक पैसा नहीं है। लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं, केवल पॉलिसी चेंज करने की जरूरत है। ये इंफॉर्मेशन आपको अकाउंटिंग दे देगा, इसीलिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस का इंपॉर्टेंट भी यहाँ पर बहुत, फाइनेंस आपको करना है आपके बिजनेस में, यस और नो? अगर हाँ, तो फिर उसका नॉलेज भी आपको अकाउंट से देता है। कैसे देता है फाइनेंस? मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हमारा छोटा सा एक पॉलिसी में चेंज आता है तो फाइनेंस में चेंज आता है। किस तरीके से देखिएगा, अब फॉर एग्जांपल आपके पास जो डेटर्स, मतलब जिनको आप उधारी देते हो, आप 60 डेज में कलेक्शन करते हो, हर महीने आप 10 लाख का माल बेचते हो, इसका मतलब 2 महीने में आप 20 लाख रुपए का माल बेचते हो, तो एनी टाइम मार्केट में 20 लाख रुपए आपका फंसा हुआ रहता है। आपने अगर ये पॉलिसी बना दी कि हम लोग अब 60 डेज के जगह पे 30 डेज में पैसे वसूल करेंगे, तो आपको 10 लाख रुपए आपके सिर्फ मार्केट में फंसे रहेंगे और बाकी 10 लाख आपके पास में हाथ में आ जाएगा। तो अगर कहीं आप प्लान कर रहे होगे कि मुझे 10 लाख रुपए का लोन लेना है, तो लोन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल एक पॉलिसी आपने चेंज कर दिया कि अब मैं 60 डेज में कलेक्शन नहीं करूंगा, मैं 30 डेज में कलेक्शन करूंगा। तो इस केस में ये जो फाइनेंसिंग है, फाइनेंसिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ये डिसीजन मैं कैसे ले पाया? मैं ये डिसीजन तब ले पाया जब मुझे अकाउंटिंग में सारा इंफॉर्मेशन मिला कि भाई ये 2 महीने का मैंने क्लॉज रखा था, उसको 1 महीने कर देता हूं। और कई सारे क्लाइंट ऐसे हैं, जो बड़े क्लाइंट जिनको मैंने 2 महीने का क्लॉज रखा था, वो 4-4 महीने तक खींच रहे हैं अपने क्रेडिट पीरियड को, जिसके कारण बहुत बड़ा पैसा जाम हो जा रहा है, जिसके कारण मैं बार बार बैंक से लोन ले रहा हूँ और वही पैसे से माल बनाकर उनको दे रहा हूँ, तो मेरे पैसे फंस जा रहे हैं। पॉलिसी चेंज किया जा सकता है, लेकिन ये बताया कौन? अकाउंटेंट ने बताया, अकाउंटेंट के सही इंफॉर्मेशन ने बताया। अब नेक्स्ट चीज है कंट्रोल। जितना हम लोग उधारी में दबते चले जाते हैं, उतना हमारा कंट्रोल छूटता चला जाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज में पैसे लाने का जो जगह रहता है, वो कहां से आता है? या तो लोन से आएगा या फिर कोई शेयर होल्डर बनेगा। अगर आप लोन लेते रहोगे तो फिर जिसने लोन दिया उसका प्रेशर बना रहेगा, आपका बिजनेस डिस्टर्ब होने लगेगा। अगर आप शेयर देते हो या फिर कैपिटल किसी और से उधार लेते हो, तो वो भी मालिकाना हक आपके बिजनेस पे डालने लगेगा। लेकिन आपको इसका स्टेटस पता ही नहीं है, क्योंकि आप केवल व्यापार कर रहे हो, पैसे की जरूरत है, चलो शेयर ले लो, चलो लोन ले लो, जो आपको सही लगता है वो आप करते चले जा रहे हो। तो उस केस में नहीं होगा। अगर आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सही मिले, आपको पता चले कि भाई हमको 2 करोड़ रुपए हमारे मार्केट में लगे हुए, जिसमें 1.5 करोड़ हमारा बाहर से आया हुआ, केवल 50 लाख कंपनी का है, तो 75% ओनरशिप दूसरे के पास है, कभी भी हमारे कंपनी पे कब्जा कर सकता है। तो ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपको इस सही जानकारी देने वाला है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग का नॉलेज चाहिए लीगल रिक्वायरमेंट के लिए, क्योंकि किसी से भी अगर आपको पैसा वसूल करना है तो अकाउंटिंग का लेजर, अकाउंटिंग का जो इन्फॉर्मेशन है, अकाउंटिंग में जो जो चीजें आपने डाली है, वो सारे इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप कर सकते हो। आजकल आपको बता दूं बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं इंक्लूडिंग टैली, जहां से आप जैसे ही आपने बिल जनरेट किया, वहां से बटन दबाए तुरंत ईमेल में चला गया। तो कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जहां से बिल जनरेट हुआ, आपने बटन दबाए, क्लाइंट के ईमेल पे बिल चला गया। कई बार तो बिल लेट से जाने के कारण भी लेट हो जाता है पैसा मिलना, और लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। 30 दिन के अंदर पैसा नहीं आता है, सामने वाला केस कर देता है, तो हम बोलते हैं भाई बिल ही 15 दिन पहले मिला है, वो बोलता है हम और 15 दिन पहले हमने बिल जनरेट किया था। तो जितने लिटिगेशन होते हैं, वो लिटिगेशन, ये झगड़े, उसका कारण भी अकाउंट्स कई बार सॉल्व कर सकती है। और लीगल रिक्वायरमेंट, जैसे हमने बात किया कि कहीं पर भी कोई इंफॉर्मेशन देना, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे टीडीएस हो, चाहे जीएसटी हो, या कोई भी डिपार्टमेंट हो, जहां पर लीगल इंफॉर्मेशन के कारण कोई कंप्लायंस होगा या रिटर्न फाइलिंग होगा, वो सारा चीज अकाउंटिंग डेटा में आता है। तो अकाउंटिंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब अकाउंटिंग नॉलेज, ये अकाउंटेंट मैंने लिखा है, लेकिन अकाउंटेंट एंड बिजनेस ओनर्स एक्चुअली, क्योंकि अकाउंटेंट और बिजनेस ओनर दोनों को पता रहना चाहिए अकाउंटिंग का बेसिक। एडवांस चीजें अगर बिजनेस ओनर को नहीं पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन बेसिक चीज सबको पता रहना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। और नॉलेज इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहला कि उसको एनालाइज करना पड़ता है, फाइनेंशियल डेटा और एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट पता करना पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये बता रहा हूं।
उसको क्या आना चाहिए वो नहीं बता रहा हूं। क्या आना चाहिए? उनको रिकॉर्डिंग करना आना चाहिए। अकाउंटेंट क्या करता है? ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, ट्रांजैक्शन के वाउचर्स बनाता है या बनवाता है, उसके बाद उसकी एंट्री करता है, फिर उसकी रिपोर्टिंग करता है। इतना उसका बेसिक काम है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वो जो अकाउंटिंग करता है उसके बेस पे फाइनेंशियल डेटा और एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट पता चलता है। नेक्स्ट चीज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, और जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में अगर उनको पता रहेगा तो कोई बड़ी गलती नहीं हो सकती। मैं आपको बताऊं, एक हमारे क्लाइंट हैं जिनका नया अकाउंटेंट था, बहुत बड़ा हाईली क्वालिफाइड अकाउंटेंट था, लेकिन ओनर ने बचा लिया करोड़ों का प्रॉब्लम से बच गया। कारण यह है कि वो हमारे एक बिजनेस ग्रोथ के क्लाइंट थे, हम उनसे ऐसी तरीके की चर्चाएं करते रहते थे। उन्होंने अकाउंटेंट रखा और ऑडिट, उस समय जब हम नहीं थे तो ऑडिट कंप्लीट हो गया, फाइलिंग करने वाले थे, तब ओनर क्या देखता है कि वो कोई रेवेन्यू नेचर के, कोई कैपिटल नेचर के आइटम को रेवेन्यू में डाल दिया उसने, और रेवेन्यू नेचर का कोई आइटम कैपिटल में चला गया, जो कि नॉर्मली नहीं होता। लेकिन कई बार क्या होता है, हम काम करते करते ना मोनोटोनस हो जाते हैं और कोई गलती हमसे हो सकती है। उस केस में अगर ओनर को भी पता है, ओनर जब फाइनल साइन करता है उससे पहले उसका फर्ज बनता है एक बार पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट या जो भी डॉक्यूमेंट आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसको 100% आपको चेक करना चाहिए। तो अगर आप चेक कर पाओगे तब जाकर आप बेनिफिट ले पाओगे। तो उसने बताया कि ये इस चीज को एक और बार देखो तो ये सही नहीं लग रहा है। तो अकाउंटेंट ने चेक किया और लगभग 6 करोड़ का ट्रांजैक्शन था, उस पर 30% अगर टैक्स लग जाता तो लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास का लायबिलिटी बन जाता, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता। एक ओनर मालिक के उस मुस्तैदी के कारण, उस जानकारी के कारण वो पैसे बच गए। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कस्टमाइज्ड एडवाइस, और बिजनेस की जैसी जरूरत हो वैसा इंफॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर बैंक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है वो दिया जा सकता है, किसी पार्टी के बारे में वो दिया जा सकता है। मैं आपको बताऊं, कई सारे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनते हैं हमारे अकाउंटिंग के बेस पे। वो देख लेते हैं कौन से जियोग्राफिकल एरिया में हमारा माल ज्यादा बिक रहा है, कौन से टाइप के कस्टमर हमारे ज्यादा है। हमारे जो पैकेज है, चाहे वो फाइनेंशियल जो हमारा अकाउंटिंग पैकेज है, टैली हो या कोई भी अकाउंटिंग पैकेज, तो उसमें बहुत सारा कैटेगराइजेशन का फैसिलिटी दिया जाता है। वो फैसिलिटी हम आप लोगों को बताते हैं कि इस तरीके से करो ताकि वो डेटा को देखकर भी आपको पता चले कि हम लोगों का माल कहां पर बिक रहा है, कहां पर पॉपुलर है और किस जगह बिक ही नहीं रहा है। जबकि हम लोग एफर्ट सब जगह सेम लगा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट सब जगह सेम कर रहे हैं, खर्चे सब जगह सेम कर रहे हैं, एक जगह नुकसान हो रहा है, दूसरे जगह बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, इसीलिए सब मिलाकर हमको फायदा दिख रहा है। तो हम लोग उस जगह पे डिसीजन ले सकते हैं कि जहां पर अच्छा चल रहा है वहां पर क्या करना है और जहां पर कम अच्छा चल रहा है वहां पर क्या करना है। तो हम लोग कस्टमाइज्ड एडवाइस के ऊपर भी काम कर सकते हैं। और एक बात बता दूं, जितने भी फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं या हैं जो आज देख रहे होंगे, लगभग यहाँ पे 92 पार्टिसिपेंट मुझे दिख रहे हैं। ये 92 पार्टिसिपेंट्स लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं वो पैसे ज्यादा कमाते हैं अकाउंटेंट से। मालिकों को बताना चाहता हूं कि ओनर्स दूसरे लोगों से ज्यादा अच्छा डील कर पाते हैं जब उनको फाइनेंशियल या अकाउंटिंग का नॉलेज होता है। तो एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर काम करने के लिए भी आपको अकाउंटिंग का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तब जाकर आप दूसरों से बहुत अच्छे से डील कर पाओगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है टू हेल्प विद बजटिंग एंड मॉनिटरिंग कैश फ्लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा। अभी जैसे मैंने बोला कि बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बजट आप नहीं बना सकते जब तक आपके पास सही ट्रू डेटा ना हो, सही डेटा ना हो। आप एरिया वाइज बजट बनाना चाहते हो, ज्योग्राफी वाइज बजट बनाना चाहते हो, आप मौसम के हिसाब से बजट बनाना चाहते हो कि गर्मी का बजट ये रहेगा, सर्दी का बजट ये रहेगा और बाकी सीजन का बजट ये रहेगा। हर तरीके से बजट बनाने के लिए आपका अकाउंटिंग उतना ज्यादा उतना ज्यादा क्लियर होगा, उतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट रहेगा, तब जाकर आपका बजट सही और जोरदार बनने वाला है। लेकिन अकाउंटेंट बोला है भाई अकाउंटिंग का मतलब केवल एंट्री करना, डेबिट क्रेडिट डाल दो, अपने को कोई मतलब नहीं कैटेगराइजेशन से, अपने को कोई मतलब नहीं कॉस्ट सेंटर से, अपने को कोई मतलब नहीं एरिया डालने से, अपने को कोई मतलब नहीं जियोग्राफी डालने से, अपने को कोई मतलब नहीं स्टॉक का पूरा डिटेल डालने से। तो फिर डेटा भी वैसे ही दिखेगा जैसे आप काम चलाओ, एंट्री किए हो, डेटा भी ऐसे मोटा मोटा दिखेगा, अंदाज भी मोटा मोटा लगेगा, लॉस भी मोटा मोटा होगा और बिजनेस का भी दिक्कत हो जाएगा, राइट। तो अगर हम लोग 100% ट्रांसपेरेंट अकाउंटिंग करेंगे तो उस केस में जोरदार काम हो सकता है। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि रिसेंटली हमारे एक क्लाइंट का लगभग 6.5 करोड़ का जो पेनल्टी आया है, ड्यूज आया है सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट का। सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट पुराने रेजिम में उनके अकाउंटेंट ने इतनी बड़ी गलतियां की जिसका कोई लिमिट नहीं है, और वो अकाउंटेंट ने गलती करी, उसको अकाउंटेंट को पता था, उसने गलती करने के बाद सारी फाइलिंग करने के बाद 4-6 महीने काम
किया और नौकरी छोड़कर चला गया, मालिक को पता नहीं, मालिक को नॉलेज नहीं, अभी वो मालिक देख रहा, बोले अरे इतना बड़ा गलती हो गया। लेकिन बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में अकाउंटेंट ने साइन किससे कराया, मालिक से कराया। तो मालिक को कुछ पता ही नहीं है क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कौन सा सेल टैक्स जाता है, कौन सा चीज इंटर स्टेट है, कौन सा विद इन स्टेट है, कुछ पता नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर कि सबको चेक करना चाहिए, मेरा कहना अकाउंटेबिलिटी से है। अकाउंटेंट को पता था गलती है, अकाउंटेंट ने बताया भी नहीं जिसको सुधारा जा सके। अगर उस समय बताते तो बहुत सारा चीज का रिवाइज करने का ऑप्शन रहता है, अकाउंटेंट ने नहीं बताया, मालिक को पता नहीं था तो गलती हो गई। 6.5 करोड़ का डिमांड है, उनके सारे खाते सील हो चुके हैं, उनके परिवार की प्रॉपर्टी जब्त होने का नोटिस चला गया। आप सोच नहीं सकते वो जीवन भर में 10 साल में उस व्यक्ति ने जितने पैसे कमाए होंगे वो 6.5 करोड़ रुपए का डिमांड लाके अकाउंटेंट ने निपटा डाला। मैं अकाउंटेंट की गलती पूरी नहीं बता रहा हूँ, मालिक को भी अवेयरनेस की जरूरत है, या फिर जबरदस्त व्यक्ति को रखना पड़ेगा जिसको नॉलेज पूरा, जो रिपोर्टिंग पूरा करता है। और आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो कल्चर होना चाहिए कि गलती हुआ तो तुरंत बताना है, लेट में बताना नहीं है, तुरंत गलती हो गई आके बताओ तो माफ कर देंगे। ऐसा अगर आप वर्ड बोलोगे अकाउंटेंट भी बताएगा, और मालिक को भी जब चेक कर लेता है उस समय आपस में डिस्कशन करना चाहिए। मैं इस पे समय क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ये लॉसेस मैं नहीं चाहता कि जो भी हमारे लोग देख रहे हैं उसको कभी भी कोई लॉस हो जाए। नेक्स्ट चीज बताना चाहता हूं, छठवां कारण कि क्यों नॉलेज होना चाहिए, टू नेविगेट एनी हर्डल्स दैट अकर इन रियल टाइम। कभी भी हम लोग का अकाउंटिंग अगर आज के डेट तक का कंप्लीट है तो तुरंत अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग तुरंत स्टेटस देख सकते हैं। वहीं अगर आप 2 महीने की एंट्री नहीं किए हो, 2 महीने का नॉलेज नहीं है, 2 महीने बैंकिंग का ट्रांजैक्शन का पता नहीं है, उसमें क्या लेन देन हुआ पता नहीं, आज आप बोलो कि सर हम लोग को एक मशीन खरीदना है तो क्या हम पैसा दे सकते हैं, रुको सर मैं पहले 4 दिन 10 दिन लगा के एक अकाउंटिंग कंप्लीट करता हूँ पिछले 3 महीने का। तो अभी आप क्या कर रहे थे, नहीं मैं दूसरे चीज में जीएसटी में बिजी था। जीएसटी में चार्टर्ड अकाउंटेंट वकील भी 3 ही दिन बिजी रहते हैं हर एक रिटर्न के, तो अकाउंटेंट लेकिन 30 दिन बिजी रहता है, भगवान जाने किस बात का, राइट। तो अकाउंटेंट की गलती नहीं है, कहीं पे सिस्टम की गलती है, कहीं पे ओनर की गलती है, कहीं मैनेजमेंट की गलती है, कहीं पे हो सकता है कि 2 की जरूरत है, एक अकाउंटेंट है, किसी की गलती नहीं। लेकिन आज से हम लोगों को ये हर्डल को क्लियर करना है। अकाउंटिंग हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल टाइम आज के आज अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आज ही निर्णय लेना पड़ेगा। हर दिन का अकाउंटिंग खत्म हुए बिना कोई जाएगा नहीं। अगर एक व्यक्ति से रोज का रोज काम नहीं हो रहा है तो दूसरा व्यक्ति भी आपको आज ही रखना पड़ेगा। ये सारे बिजनेस ओनर को बता रहा हूं, और अकाउंटेंट अगर सुन रहे हैं मेरी बात तो वो भी अपने मालिक को बोल दे सर एक और बंदा चाहिए ताकि मैं आज का आज खत्म करूं, नहीं तो 4 दिन डिले चलेगा। क्या आपको चलेगा, ये सर नो? अगर हाँ बोलेंगे तो चलो कोई बात नहीं, राइट, उनके भरोसे आप छोड़ दो। नेक्स्ट है टू हेल्प ड्यूरिंग टैक्स सीजन टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल डिडक्शन एंड हेल्प अवॉइड ऑडिट्स। देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी प्लानिंग होते हैं, टैक्स प्लानिंग होते हैं, अकाउंटिंग के बिना नहीं हो सकते। आप अकाउंटिंग करोगे तो हर एक चीज का हम लोगों को एंट्रीज पता चलेगा, हमने कहां पे आज तक खर्चा कर लिया वो पता चलेगा। पता चला आपने अपने बच्चे का ट्यूशन फीस 2 लाख रुपए पे कर चुके हो, अभी एक एलआईसी का एजेंट आपके पास में आया, बोलता है कि सर एलआईसी ले लो आपका 1.5 लाख बचेगा, और क्योंकि आपने कभी अपने मैडम से बात ही नहीं किया, अपने वाइफ से बात ही नहीं किया, जो फीस वो पे कर देती है, लेकिन छूट तो आपको मिलता है। आपको पता नहीं आपने 1.5 लाख की एलआईसी ले ली केवल इसीलिए क्योंकि आपको छूट लेना है। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस के लिए ले रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर आप प्लानिंग के लिए ले रहे हो तो अकाउंटिंग खत्म कराइए। हर लेन देन जो आपसे रिलेटेड है, जिसपे आपको छूट मिलती है, जिसपे आपको कोई भी डिडक्शन मिलता है अपने टैक्स में बचत करने के लिए, वो उसका एंट्री होना चाहिए, उसका अकाउंटिंग होना चाहिए, राइट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कोई भी अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, मालिक भी सुन लीजिए और अकाउंटेंट भी सुन लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग अकाउंट्स कंप्लीट करना उनका काम है, दूसरा टैक्स का रिटर्न उनको फाइल करना उनका काम है। नेक्स्ट है पेरोल बनाना, मतलब सबकी जो सैलरी बनती है वो सारी सैलरी का पूरा डिटेलिंग करना, पेरोल का पूरा सिस्टम को कंप्लीट करना और सैलरी का प्रॉपर कैलकुलेशन करना और इनकम को कंट्रोल करना और एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना। अब आप एक बात बताओ, अकाउंटेंट कैसे इनकम और एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकता है? बड़ी अजीब बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी भी बड़े बिजनेसमैन से पूछ लो, वो हमेशा ये काम करता है कि जिस बिजनेसमैन से उसका काम रहता है, जो उसका परचेजर होगा या सेलर होगा, वो उनके अकाउंटेंट के साथ बहुत अच्छा व्यवहार बना के रखता है, बहुत अच्छा खुश रखता है उनको, ताकि उनके साथ में हमेशा बराबर उनका ट्यूनिंग बना रहे। क्योंकि अकाउंटेंट ही वो है जो उनका चेक टाइम पे रिलीज करता है या नहीं करता, और अकाउंटेंट का बहुत बड़ा दम है कि वो अगले 10 दिन 12 दिन प्रोसेस में आपको लटका दे, राइट। तो इसका मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करता है। मालिक हमेशा बोल देता है कि इस आदमी को घुमाना है 15 दिन हमारे जेब में पैसा नहीं है, आप कैसे भी करके 15 दिन घुमाओ। तो अकाउंटेंट उनको बोल देगा सर मैं 1 हफ्ता मैं छुट्टी पे हूँ, आते ही साथ 2 दिन में बना दूंगा। ऐसा सारा चीज अकाउंटेंट करता है, हेल्प करता है अकाउंटेंट। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये प्रैक्टिस चालू हो जाना चाहिए, मैं बता रहा हूँ कि क्या प्रैक्टिस चलता है। तो अकाउंटेंट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। नेक्स्ट है
फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन है उसको पूरा ऑडिट कराना, ऑडिट में कंप्लीट हेल्प करना, पूरा चेकिंग कराने में हेल्प करना भी अकाउंटेंट का काम है। नेक्स्ट है बिजनेस प्लान और अकाउंट्स का पूरा एनालिसिस करना भी अकाउंटेंट का काम है, राइट। नेक्स्ट है कंपाइलिंग एंड प्रेजेंटिंग रिपोर्ट्स। अगर मैंने रिपोर्टिंग नहीं किया तो अकाउंटिंग का कोई सेंस नहीं बनता है। अगर मैंने रिपोर्ट नहीं बनाया, अगर मैंने रिपोर्टिंग किया नहीं तो अकाउंटिंग का कोई सेंस नहीं बनता। अगर मैंने बजट बनाने में हेल्प नहीं किया तो अकाउंटिंग का यूज नहीं है। बिजनेस प्लान बनाने में मैंने हेल्प नहीं किया तो भी यूज नहीं है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हेल्प नहीं किया तो भी मैं अकाउंटेंट प्रॉपर नहीं हूं, राइट। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंसी केसेस में भी अकाउंटेंट बहुत काम आता है। इंसॉल्वेंसी केस रहता है, मैं आगे आपको बताऊंगा, थोड़ा एडवांस है, लेकिन मैं आज बिना जज किए आप लोगों को सारी चीजें बताने वाला हूं, राइट। अब हमारा जो ये प्रोग्राम है, जो ये किसके लिए बेनिफिशियल है बताना चाहता हूँ। फाइनेंस का जो भी बिजनेस करते हैं उनके लिए अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है कि नहीं। देखो फाइनेंस का बिजनेस ही फाइनेंस से रिलेटेड है, फाइनेंस पूरा अकाउंटिंग से रिलेटेड है। तो अकाउंटिंग और फाइनेंस एक दूसरे के पूरक हैं। तो फाइनेंस का अगर बिजनेस है और आपको फाइनेंस का नॉलेज नहीं है, अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं है, तो बिजनेस डूबना तय है। आप कितना भी बड़ा सिस्टम लगा लो, लेकिन वो सिस्टम को ऑपरेट कोई ना कोई करने वाला है। अगर ऑपरेट करने वाला गड़बड़ कर गया तो हम लोग डूब सकते हैं। तो फाइनेंस बिजनेस वालों के लिए अकाउंटिंग का प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग उनको पता रहना चाहिए, अकाउंटिंग का नॉलेज उनको 100% रहना ही चाहिए। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को भी अकाउंटिंग का पूरा नॉलेज रहना चाहिए, अदरवाइज स्टॉक कैसे करेंगे, डब्ल्यूआईपी में कितना माल है, डब्ल्यूआईपी मतलब जो गुड्स बन रहा है, एक बार रॉ मटेरियल आता है उसमें बाकी चीजों को ऐड करके प्रोसेस में जाता है, प्रोसेस में आने के बाद फिर वो फिनिश्ड गुड्स बनता है। तो वो सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में पूरा अकाउंटिंग उसका प्रॉपर होता है। अदरवाइज पता नहीं चल पाएगा कितना रॉ मटेरियल आया, कितना यूज हुआ, कितना फिनिश गुड्स बना, कितना वेस्ट हुआ और कितना माल अभी हमको मंगाना है, रिक्विजिशन नहीं दे पाएंगे, राइट। नेक्स्ट, सर्विस इंडस्ट्री में अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप समय पर अकाउंटिंग नहीं करोगे, बिलिंग नहीं करोगे, वसूली नहीं होगा तो आपका बिजनेस डूब सकता है, बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकती है, बिजनेस में कैश का प्रॉब्लम हो सकता है, आपका सिस्टम गड़बड़ हो सकता है और कहीं ना कहीं फाइनेंस के कारण ही सारा इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट चाहे पॉजिटिव इफेक्ट हर बिजनेस में होता ही है। नेक्स्ट है मेडिकल सेक्टर। मेडिकल सेक्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस और अकाउंट्स वहां पे पता रहना चाहिए, क्योंकि वहां पे डॉक्टर्स जो रहते हैं, बेसिकली आप देखिएगा आजकल जो बड़े बड़े हॉस्पिटल आते हैं ना, वो प्रोमोटर डॉक्टर कोई ना कोई होता ही है उसमें मालिकों में, और उसके बाद फिर वो मैनेजमेंट ग्रुप को प्रोवाइड करता है। लेकिन मैं हमारे एरिया में बहुत जबरदस्त एक बड़ा हॉस्पिटल है, नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि सीक्रेसी है, तो उनका एक ओनर है जो जिनको 16 साल से हम लोग कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, उनका पूरा ऑडिट करते हैं। उन्होंने अपना एक हॉस्पिटल बनाया, उनको फाइनेंस और अकाउंट्स में इतना तगड़ा हमने बना दिया कि वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा इस बारे में, इसको चेक करने के बारे में, हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने में एक्सपर्ट माने जाते हैं और अपने हॉस्पिटल को जबरदस्त तरीके से चला रहे हैं। वही बहुत सारे दूसरे बड़े हॉस्पिटल है जो उनको पता ही नहीं है कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, पेशेंट आ रहे हैं लेकिन कुछ भी पता नहीं है, ले देके बहुत कम इंफॉर्मेशन उनके पास में अवेलेबल है और उस कम इंफॉर्मेशन में भी जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल मैनेज नहीं कर पा रहे और घबरा जा रहे हैं और बिजनेस चला नहीं पा रहे, राइट, केवल अकाउंटिंग के कारण। नेक्स्ट, ट्रेडिंग बिजनेस। बिजनेस ट्रेड करना मतलब जो मैंने माल खरीदा उसी गुड्स में ट्रेड करना। अगर मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ तो लैपटॉप का ट्रेडर हूँ, तो लैपटॉप का शॉप हो गया। कपड़े बेच रहे हो, कोई भी चीज रेडीमेड चीज आया आपने उसको बेच दिया, वो ट्रेडिंग बिजनेस है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है, डोनेशन मिलते हैं, बहुत सारे जगह से पैसे मिलते हैं और वो पैसे को सही यूटिलाइज हुआ कि नहीं हुआ उसका प्रूफ अकाउंटिंग और ऑडिट होता है। तिरुपति बालाजी आप लोगों ने सुना होगा, इतना बड़ा उनका पैसे आते हैं, इतना ज्यादा डोनेशन आता है कि उनका पूरा काउंटिंग, पैसे काउंटिंग करने वाले उनके 100 से ज्यादा लोग होते होंगे और उसका यूटिलाइजेशन इतना सही तरीके से उन लोग करते हैं और उसका अकाउंटिंग इतना परफेक्ट होता है कि आना पैसा एक एक चीज उन लोगों का टैली होता है और सरकार से लेकर पूरी दुनिया की नजर ऐसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे रहती है। तो ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो या छोटा हो लेकिन उनकी अकाउंटिंग परफेक्ट होनी चाहिए, तो हमारा प्रोग्राम उनके लिए भी काम का है। बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं अकाउंटिंग में जो हम लोग को पता रहना चाहिए, जिसके बारे में हम लोग को, हमने सुना तो है लेकिन उसके बारे में बहुत सारी चीज हमको पता नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इनकम के बारे में बात करें, मैं थोड़ा टैक्सेशन की तरफ आपको ले जाऊं। एक बार ना बहुत बेसिक सा सवाल मैंने जब ICWA कर रहा था तब हमने अपने टीचर से पूछा, हमने बोला सर कि इनकम पे टैक्स कौन देता है? तो उन्होंने कहा कि सर जो दीपंकर जो इनकम करता है वो टैक्स देगा। मैं बोला सर इनकम लीगल इनकम हो चाहे इलीगल इनकम हो, या फिर जो लीगल इनकम करता है उसको ही टैक्स देना पड़ेगा? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए बोला, दीपंकर इनकम मतलब इनकम होता है। क्या होता है? इनकम मतलब इनकम होता है। वो लीगल है कि इलीगल है ये कहीं पर भी नहीं बताया गया। इसका मतलब हर इनकम जो
आप रिसीव करते हो वो टैक्सेबल होता है। तो अकाउंटिंग के बारे में बात करें तो अकाउंटिंग और टैक्सेशन में अंतर नहीं, क्योंकि जो आप एंट्री करोगे वही तो वहां पर जाने वाला है, इसीलिए ध्यान रखना। मैं बोल नहीं रहा हूँ कि लीगल और इलीगल आप लोग काम करते हो, आप लोग लीगली काम करते हो ये मान लेता हूँ, लेकिन हर इनकम जो कि आता है बिजनेस में, इनफ्लो आता है, हर इनफ्लो को इनकम में कैलकुलेट करते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा एक्सपेंसेस, जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है, बिजनेस को चलाने के लिए रूटीन में जो खर्चे लगते हैं उसको हम लोग एक्सपेंसेस बोलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ दो तरीके का दो कीवर्ड आपको बताता हूँ, एक रेवेन्यू नेचर और एक कैपिटल नेचर। ध्यान से सुनिएगा, एक रेवेन्यू नेचर, एक कैपिटल नेचर। कैपिटल नेचर वो है जो फिक्स्ड नेचर का एक्सपेंसेस हो, चाहे इनकम हो, चाहे रिसिप्ट हो, चाहे पेमेंट हो, जो फिक्स नेचर का है, जिसका फायदा आज नहीं मिलेगा फ्यूचर में मिलेगा। और एक रेवेन्यू नेचर का जो कि रूटीन नेचर का है, जैसे किसी को वेतन देते हैं तो वो एक्सपेंसेस में आ जाता है, राइट। इसी को थोड़ा सा आगे और चर्चा करेंगे हम लोग। तो एक्सपेंसेस के बाद आता है रेवेन्यू। ये रेवेन्यू मैंने बोला जैसे रेवेन्यू नेचर का है, जो रूटीन नेचर का है, व्यापार में हम लोग को रेगुलर बेसिस पे जो कमाई आती है वो रेवेन्यू नेचर की कमाई है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंप्यूटर सेल करता है तो कंप्यूटर बेचकर जो पैसा आएगा वो हो गया रेवेन्यू नेचर का। लेकिन अगर उसने कोई फर्नीचर खरीदा या फिर अपने शॉप में कोई रिनोवेशन कराया, जहां पर उसने अलमारियां खरीदी जिसमें सामान रखेगा, तो वो अलमारी बेचने के लिए नहीं है, वो फर्नीचर बेचने के लिए नहीं है, तो वो रेवेन्यू नेचर का नहीं है, वो कैपिटल नेचर का, राइट। और ये नेचर में गड़बड़ी हुई तो फिर टैक्सेशन में गड़बड़ी होगी, तो फिर इंफॉर्मेशन में गड़बड़ी होगी, तो डिसीजन में गड़बड़ी हो जाएगी, राइट। तो रेवेन्यू नेचर। दूसरा एसेट है, चौथा चीज क्या है? एसेट। एसेट मतलब संपत्ति। संपत्ति किसको बोलते हैं? ये मैं फिर से बता दूं, अकाउंटिंग की जब मैं बात करूंगा तो ये बिजनेस का, आपके घर में क्या एसेट गया उससे कोई मतलब नहीं है। फिर से बता दूं, हम लोग जो भी अकाउंटिंग की बात करते हैं बिजनेस के बारे में बात करते हैं, व्यापार के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपने व्यापार के लिए कोई भी संपत्ति खरीदी तो वो एसेट की कैटेगरी में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई फैक्ट्री खरीदा जिसकी जमीन खरीदी, वो एसेट है। वहां पर आपने बाउंड्री वॉल बनाया, एसेट है। वहां पे आपने रूम बनाया, एसेट है। वहां पर आपने कोई मशीनरी खरीदा, एसेट है। जो भी चीज आपने लगाया जिसको तुरंत बेचना नहीं है, जिसको यूज करना है और यूज करके फ्यूचर में फायदा मिलेगा, वो एसेट है। ना कि वो एसेट है जिसको आप लाए और तुरंत आपने यूज कर लिया, राइट। तो ऐसी चीजें जो फिक्स्ड नेचर का है, लॉन्ग टर्म नेचर का है, जिसको हम लोग परचेज इसलिए करते हैं ताकि उसको लंबे समय तक अपने व्यापार में यूज करेंगे। किसमें? व्यापार में यूज करेंगे, उसको हम लोग एसेट बोलते हैं, संपत्ति बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट है लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब दायित्व होता है। हर बिजनेस में जो पैसे हम लोगों को दूसरों को चुकाना है या किसी से हमने लिया है जिसको वापस करना है, या तो पैसे वापस करने हैं या उसके बदले कोई वैल्यू देना है या माल देना बचा है। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी से माल खरीदा तो मुझे उनको पैसे देने हैं, यस और नो? यस। तो फिर मेरी लायबिलिटी है कि उनको मैं पैसे दूं, मेरे लायबिलिटी साइड में दिखेगा। कोई व्यक्ति है जो मुझसे माल खरीदना चाहता है, मेरी सर्विसेज लेना चाहता है, लेकिन मुझे पहले पैसे दे दिए, राइट। तो वो पैसे मेरे पास लायबिलिटी साइड में तब तक पड़े रहेंगे जब तक मैं उनको वो माल दे नहीं देता, क्योंकि तब तक वो सेल कंप्लीट नहीं हुआ। किसी ने हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग या कोचिंग ज्वाइन कर लिया तो उसने हमको पैसे दे दिए, वो पैसे एडवांस में हमारे पास आ गए। अब जब मैं उनको सर्विस देने लगूंगा, सर्विस दे दूंगा, तब जाकर वो पैसा मेरे इनकम में आएगा। उससे पहले तक वो क्या है? मेरी लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि अगर वो आज उन्होंने डाला पैसा और शाम को बोलता है कि सर ज्वाइन करने से पहले कि सर मैं नहीं कर सकता, आगे मेरा इस 2-3 महीने में बिजी हूं, मैं ये वाला प्रोग्राम नहीं कर सकता, तो हमको वो पैसे लौटाने पड़ेंगे। वो पैसे मेरे नहीं हो गए, क्योंकि मेरे पास पैसे आ गए तो मेरे नहीं हो गए, राइट। तो हमको किसी को भी किसी भी कारण से पैसा लौटाना है या फिर कोई सर्विस या माल हम लोग को देना है, तो वो हमारी लायबिलिटी है और वो हमारे लायबिलिटी पक्ष में दिखेगा। इसके बारे में आगे बात करता हूं, राइट। नेट इनकम। नेट इनकम क्या होता है? जब टोटल इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल, 100 रुपए आपका इनकम हुआ, उसमें 90 रुपीज आपका एक्सपेंसेस हुआ, माइनस कर दिया, तो जो 10 रुपए बचेगा ना सर, वो नेट इनकम है, राइट। जो 10 रुपए बचेगा वो क्या है? नेट इनकम है, राइट। नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? वो पैसे होते हैं जो कि बिजनेस का मालिक बिजनेस को देता है। मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि बिजनेस और बिजनेस के मालिक को अकाउंटिंग में अलग माना जाता है। फॉर एग्जांपल, मैं प्रोपराइटर हूं, कोई बिजनेस का इकलौता मालिक हूं, इंडिविजुअल मालिक हूं, उसके बाद भी बिजनेस को एक अलग यूनिट माना जाता है। दीपंकर समझदार को अलग यूनिट माना जाएगा। मैंने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाया और उससे फर्नीचर खरीदा होगा या जो भी किया होगा, व्यापार अपना बिजनेस चालू करने के लिए, कंसल्टिंग के लिए मैंने 4 कंप्यूटर खरीदा, 2 लाख रुपए खर्चा किया, मैंने कुछ मशीन खरीदी, वेब कैमरा खरीदा, 2 मोबाइल खरीदा, और ये पूरा जो सेटअप है, ये पूरा सेटअप मैंने खरीदा, 10 लाख रुपए खर्च किए। मैंने क्यों खर्च किए? मेरे बिजनेस के लिए, मेरे कंसल्टेंसी के लिए। तो वो जो 10 लाख रुपए है,
वो कैपिटल है जो कि मैंने लगाया किसमें, बिजनेस में। बिजनेस और मैं अलग हैं, राइट। तो बिजनेस में मैं जो पैसा लगाऊंगा उसको पूंजी बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, और वो पैसे बिजनेस जिम्मेदारी लेता है कि मालिक का पैसा कभी ना कभी लौटाऊंगा, तो उसको बोलते हैं पूंजी, कैपिटल। लेकिन अगर किसी और से पैसा लेंगे तो क्या बोलेंगे, लोन। लेकिन मालिक से पैसा लेंगे तो क्या बोलेंगे, कैपिटल। तो यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड चेंज होगा, मालिक से पैसा लेंगे तो क्या बोलेंगे, कैपिटल, किसी और से लेंगे तो क्या बोलेंगे, लोन लगेगा, राइट। नेक्स्ट, डेटर्स। किसी डेटर्स को हम लोग रिसीवेबल वर्ड भी बोलते हैं, रिसीवेबल वर्ड भी बोला जाता है, डेटर्स भी बोला जाता है, या कई बार अकाउंट्स रिसीवेबल बोलते हैं। डेटर्स का मतलब होता है हमारे कस्टमर जिनसे हमको पैसा लेना है, हमारे कस्टमर जिनसे हमको पैसा लेना है वो डेटर्स है। आपने किसी को माल बेचा, राम जी को माल बेचा 50,000 रुपए का, उन्होंने तुरंत नगद हमको 20,000 रुपए दे दिए, तो बचा कितना रुपए, 30,000 रुपए बचा हुआ है, तो मेरे खाते में राम जी डेटर रहेंगे 30,000 रुपए के लिए। डेटर मतलब देनदार, देनदार मतलब वो हमको देगा फ्यूचर में पैसा, राइट, उसको डेटर बोलते हैं, उसको अकाउंट रिसीवेबल बोलते हैं, उसको रिसीवेबल भी बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट है क्रेडिटर। क्रेडिटर जैसे मैंने बताया ये लायबिलिटी है। क्रेडिटर कब आता है, जब हम किसी से कोई माल खरीदते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, कोई सर्विसेज लेते हैं, किसी भी तरीके से हम लोग दूसरे का प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेते हैं, उसके बदले जो पैसा देना बाकी रहता है, उसके बदले जो पैसा देना बाकी रहता है। अगर आपने तुरंत तुरंत पैसे दे दिए तो कोई क्रेडिटर नहीं है, लेकिन अगर आपने पैसे नहीं दिए, उधार रखा हुआ, किसी को पेमेंट करना बचा है, तो वो हमारा क्रेडिटर है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने श्याम से कुछ माल खरीदा, मैंने खरीदा और उसने, मैंने 10,000 रुपए का माल खरीदा, उसको एक भी पैसा नहीं दिया, तो मैं 10,000 रुपए का क्रेडिटर हो गया श्याम का, राइट। तो श्याम मेरे अकाउंट में क्रेडिटर दिखेगा, फ्यूचर में मुझे 10,000 रुपए श्याम को देने पड़ेंगे, राइट। नेक्स्ट है डिस्काउंट। ये डिस्काउंट क्या होता है, कभी जो बेचने वाला सामान, सेलर जो रहता है, सेलर अपने प्राइस को, जितना भी उसका प्राइस है, जितने पे वो माल बेचने का शुरू में सोचा था उसने, उसमें अगर कोई कमी कर दे अपने स्ट्रेटेजी के थ्रू, ऐसे मन से कमी ना कर दे कि जब बार्गेन कर रहे हैं उस समय कम कर दिया, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। रूटीन डिस्काउंट है, डिस्काउंट आपने कर दिया, रेट थोड़ा कम करके लगा दिया, 100 रुपए का चीज था आपने 95 में दे दिया, तो वो जो 5 रुपए आपने छोड़े हैं सर, वो डिस्काउंट है। कभी सेल बढ़ाने के लिए, कभी कैश जल्दी मिलने के लिए हम लोग ये स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, तो इसका डिस्काउंट का भी अकाउंटिंग प्रॉपर होना चाहिए, और डिस्काउंट वर्ड आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है स्टॉक। स्टॉक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। स्टॉक 3 प्रकार के होते हैं, मैं आपको बता दूं, एक रॉ मटेरियल, एक वर्क इन प्रोग्रेस और एक फिनिश गुड्स। अगर मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे तो रॉ मटेरियल भी होता है, वर्क इन प्रोग्रेस भी होता है, फिनिश गुड्स भी होता है। ट्रेडिंग में जाएंगे तो खाली फिनिश गुड्स होता है, राइट। मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल मतलब, फॉर एग्जांपल, अगर बॉटल बनाना है, ये बॉटल हमको बनाना है तो मुझे प्लास्टिक की जरूरत है, मुझे और भी बहुत सारे चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो रॉ प्लास्टिक और जो जो चीजों की जरूरत पड़ेगी मैं वो परचेज करूंगा, रॉ मटेरियल। फिर उसको गलाकर जो जो करना है उसको मशीन में डाल के ये बॉटल बनने वाला है, तो रॉ मटेरियल आएगा, उसके साथ बाकी चीजों को ऐड करेंगे, वहां पे लेबर भी लगाएंगे, वहां खर्चा भी करेंगे, वहां पे मेहनत करेंगे, और जब तक वो फिनिश गुड्स नहीं बन जाता तब तक वो वर्क इन प्रोग्रेस रहता है, मतलब कार्य प्रगति पर है, स्टॉक प्रगति पर है। फ्यूचर में वो हमारा फिनिश गुड्स बन जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा, फिनिश गुड्स। नेक्स्ट क्या है, फिनिश गुड्स आएगा। फिनिश गुड्स मतलब जब रॉ मटेरियल पूरा कन्वर्ट होके माल बन जाएगा। अगर मोबाइल है तो मोबाइल बन चुका है, मोबाइल बनाने से पहले वो पार्ट्स रहा होगा, जब मोबाइल को असेंबल कर दिया पूरा, अब वो चालू है, काम यूज करने के लायक बन गया है, बटन दबा के चालू हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, फिनिश गुड्स हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी क्या होता है, आपने सुना होगा दिवालिया हो गया। ये दिवालिया हो गया कब होता है दिवालिया, क्या ऐसा होता है, जब एसेट्स, जितने पैसे हमको चुकाने हैं मार्केट में और हमारे पास जितने पैसे हैं ये कम अगर हो गए जितने चुकाने हैं, तो उस केस में इंसॉल्वेंसी का बारी आ सकता है। लेकिन वो इंसॉल्वेंसी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई बार क्या होता है कि मुझे मार्केट में 10 लाख रुपए देने हैं, लेकिन हमारे पास पूरा सामान बेच के भी 2 लाख से ज्यादा नहीं होने वाले, लेकिन मेरा इज्जत और रेस्पेक्ट मार्केट में बहुत ज्यादा है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मेरा बैंक से मुझे लोन मिल सकता है, तो मैं बैंक से लोन लेकर सामने वाले को पैसा चुकाने का पावर रखता हूं। तो अगर मैं वैसा कोई स्टेप ले लेता हूं जिससे मैं अपने लायबिलिटी को कंट्रोल में ला सकता हूं, मेरे जितने भी लेनदार हैं वो आज मेरे ऊपर धावा बोल के आज ही मुझे बर्बाद नहीं कर रहे होंगे, तो फिर मैं उनको पैसा चुका के, अगर मैं बोलता हूं कि मैं पैसा चुकाऊंगा और मैं वो पूरा काम करता हूं जिससे पैसा चुक जाए, तो फिर मैं इंसॉल्वेंट नहीं होने वाला हूं। लेकिन अगर मैं खुद हाथ खड़ा कर दूं, भैया अब मेरे पास कोई पैसा नहीं है, पूरा माल बेच लो, अपन दिवालिया हो गए,
इसका मतलब जितना पैसा देना है हमारा सारा सामान बेच के उससे कम आ रहा है, और सिर्फ इतने से दिवालिया नहीं होगा। अगर वो बोल देता है कि मैं दिवालिया हो गया हूं, मैं कहीं से और पैसा नहीं दे सकता, और कोर्ट में जाके सरेंडर कर देगा, कोर्ट में जाकर बता देगा कि सर मैं नहीं दे सकता हूँ, मुझे इतने लोगों को पैसे देने हैं, ये मेरी पूरी प्रॉपर्टी है, आप रख लो, मेरे पास कुछ नहीं, राइट। केवल तब दिवालिया होता है, न कि केवल संपत्ति कम और लाइबिलिटी ज्यादा उस समय दिवालिया होता है। आप जब तक देने का दम रखते हो, जुगाड़ रखते हो, इच्छा रखते हो, कोशिश करते हो, तब तक आप दिवालिया नहीं हो। तो ये वर्ड ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा, अगर आप नए हैं तो आपने सुना होगा कि जहां पर अकाउंटिंग होती है वहां पर एक डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। तो जितना भी टोटल डेबिट होता है उतना टोटल क्रेडिट भी होता है। तो ट्रायल बैलेंस इस बात का एश्योरेंस है कि हमने जो अकाउंटिंग किया, जो पोस्टिंग किया, जो हमने लेजर बनाया, उसका बैलेंसेस हम लोग ट्रायल बैलेंस में डालते हैं। किसी का डेबिट बैलेंस होता है, किसी का क्रेडिट बैलेंस होता है, किसी का नील बैलेंस होता है। वो सबको डालने के बाद डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल बराबर आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस में अगर आपका डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल बराबर नहीं आता है, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं पर कुछ गड़बड़ी है, और हम लोग को वापस से चेक करने की जरूरत है कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट है बैंक इंटरेस्ट। बैंक से जब भी हम लोग लोन लेते हैं, किसी भी प्रकार से लोन लेते हैं, तो उसके बदले बैंक जो हमसे चार्ज करता है, हमसे जो अमाउंट लेने का अधिकार रखता है, उस पैसे के बदले में, उस रिस्क के बदले में, और उस पैसे का यूज करने का जो मेहनताना है, चार्ज है, उसको बोलते हैं बैंक इंटरेस्ट। इसको आप ध्यान रखिएगा। आसान लग रहा होगा सारा वर्ड, लेकिन एक्सप्लेन एक बार करना जरूरी है। कई बार हम लोग को लगता है ना बैंक बहुत चार्ज ले रहा है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं रहता कि किस बात का चार्ज लेता है। कई बार क्या होता है, फाइनेंसिंग का चार्जेस का बहुत सारा बाइफर्केशन है। जब हम लोन लेते हैं उस समय अकाउंटेंट का ये काम रहता है कि सारे चार्जेस को एक बार देख ले। बिजनेस का मालिक का ये काम रहता है कि सारे चार्जेस को एक बार चेक कर ले, वेरीफाई कर ले, और वो चार्जेस का जस्टिफिकेशन देख ले। फॉर एग्जांपल, अगर कोई लोन लेते हो, वहां पे एक बैंक या एनबीएफसी आपसे 1% प्रोसेसिंग चार्ज, लोन प्रोसेसिंग चार्ज ले रहा है, दूसरा केवल 0.5% प्रोसेसिंग चार्ज ले रहा है, लेकिन और भी कुछ कुछ चार्जेस ले रहा है जो मिला के 1% से ज्यादा है। लेकिन हमको जो बताने वाला उसने क्या बोला, सर आप तो वहां पे ले रहे हो 1% चार्ज है, आप यहाँ ले रहे हो, देखो मैं 0.5% में काम करके दे रहा हूँ। लेकिन उस समय बिजनेस के मालिक का अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस के मालिक को पता रहना चाहिए कि मेरे को और क्या क्या चीज चेक करना है, और बिजनेस का जो अकाउंटेंट है उसको पता रहना चाहिए कि मेरे को और क्या क्या चीज चेक करना है, तब जाकर वहां पर कोई सही डिसीजन हो पाएगा। इसलिए बैंक चार्जेस का पता रहना चाहिए। एक और चीज बता दूं, एनुअली कितना चार्ज लगेगा ये भी बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है जब भी हम लोग लोन फाइनेंस की बात करते हैं, राइट। बैंक स्टेटमेंट क्या होता है, आप सबको पता है कि जो भी लेन देन करते हैं हम लोग, उसका जो लेजर बैंक बनाती है, बैंक के खाते में, बैंक में हमारा जो खाता रहता है उसका जो स्टेटमेंट होता है उसको बैंक स्टेटमेंट बोलते हैं। चाहे आप प्रिंटेड फॉर्मेट में ले लो, चाहे पासबुक की कॉपी ले लो, वो दोनों को ही बैंक स्टेटमेंट माना जाता है, जिसमें सारे लेन देन का ब्यौरा होता है, राइट। और भी बहुत सारे अकाउंटिंग के वर्ड होते हैं, अकाउंटिंग का नोमेनक्लेचर है जो आपने सुना होगा, जैसे एक्यूरेसी है, बॉन्ड्स एंड कूपन्स हो गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई। इसके बारे में भी बता दूं कि हम जितना पैसा लगाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने बिजनेस में 1 करोड़ रुपए लगाया और मुझे हर साल लगभग 15 लाख रुपए का फायदा हो रहा है, इसका मतलब 15% का मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। तो इसके बारे में भी आप लोगों ने कभी सुना होगा, आरओआई कितना है तुम्हारे बिजनेस का, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में आपने सुना होगा, लेजर के बारे में आपने सुना होगा, क्योंकि अकाउंटिंग जो करते हैं वो लेजर में पोस्टिंग हो जाता है। जो भी एंट्री करते हैं वो एंट्री लेजर में पोस्टिंग हो जाता है, एक तरफ डेबिट में चला जाएगा और उतना ही टोटल अमाउंट चाहे कितने भी लेजर में क्रेडिट में चला जाएगा। नेक्स्ट है लेजर, इक्विटी, डाइवर्सिफिकेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जो हम लोग माल बेच रहे हैं उसका कॉस्ट क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कैश फ्लो। कैश फ्लो के बारे में आपने सुना है, और कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बिजनेस बहुत कम मार्जिन में काम करते हैं, लेकिन उसमें कैश जबरदस्त रहता है, कैश फ्लो बहुत फास्ट रहता है। तो वो रोलिंग के कारण और बिजनेस में सिक्योरिटी के कारण, सिक्योरिटी मतलब जितने का माल बेचा तुरंत कैश आ गया, तो इससे बड़ा सिक्योरिटी क्या हो सकता है। तो कैश फ्लो जबरदस्त होता है, भले कम प्रॉफिट होता है तो भी वो बिजनेस कई बार अच्छा होता है। वहां पे डिसीजन लेना आसान होता है, वहां पे डिसीजन तुरंत लिया जा सकता है। कई सारे बिजनेस ऐसे रहते हैं जहां पर पैसे बहुत ज्यादा फंसते हैं, और इस तरीके का जैसे कोरोना आ गया या फिर कुछ और आ गया तो उस समय और ज्यादा तकलीफ में आ जाते हैं। लोगों को एक बहाना मिल जाता है कि यहाँ पर पैसे थोड़ा सा लेट कर देते हैं। तो कैश फ्लो भी डिसीजन मेकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट एक क्राइटेरिया माना जाता है। बैलेंस शीट, जिसको स्थिति विवरण बोलते हैं, इसके बारे में आगे देखेंगे। अकाउंट पेएबल,
इसके बारे में देखेंगे। अकाउंट रिसीवेबल, ये मैंने आपको बताया जो डेटर्स हैं। अकाउंट पेबल मतलब क्रेडिटर्स होता है। एडीपी एनालिसिस, बैचलर्स, बैंक, बिलिंग, क्लाइंट्स, कॉम्प्लेक्स। एक्सेल के बारे में आपने सुना होगा, एमएस एक्सेल या एक्सेल शीट के बारे में सुना होगा। फाइनेंशियल, जीडब्ल्यूएपी, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जर्नल, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइज्ड, पेरोल, प्रोसेस, रिकंसिलिएशन, रिपोर्ट, टैक्स, कैपिटल बजट, कैश मैनेजमेंट, कलेक्शंस, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट रिडक्शन एंड अवॉइडेंस। मैं कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल करके एक वर्ड होता है, मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूँ। मैं बहुत सारे सेमिनार में इसके बारे में बोलता हूँ। अगर कोई व्यक्ति लिकर या दारू पीता है, राइट, अब हम लोग उसको 3 दिन जबरदस्ती पीने ना दें, और वो 3 दिन उसको वो खुद भी सोच लिया हाँ मैं दारू नहीं पीने वाला हूँ, और अपने आप को बड़ा रोक के रखता है, एकदम कंट्रोल करके रखता है, लेकिन पसीना पसीना हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, परेशान हो जाता है, और बहुत ज्यादा उसकी हालत खराब हो जाती है, उसको बोलते हैं कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब आप केवल किसी चीज को रोकने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन रिडक्शन इसका मतलब एक्चुअली हम लोग कारण जान के उसको सुधार रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को दारू पीने का बहुत नशा है और उसके मन में पूरा अध्यात्म भर दिया गया है कि अब ये सब दारू वारू ठीक नहीं है, आप ये सब भूल जाइए, जीवन में आनंद लीजिए और ये सब नश्वर चीजों को छोड़ दीजिए, तो उनके मन से ही दारू निकल जाएगा, कहीं पे तबीयत खराब नहीं होगा, परमानेंट वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये कॉस्ट अकाउंटिंग में ज्यादा यूज होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल, राइट। क्रेडिट मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटेंट पूरे बिजनेस को जिता सकता है अगर उसका क्रेडिट मैनेजमेंट जबरदस्त है। अगर वो जितने लोगों से पैसा आता है उसका अगर लिस्ट निकाले, उसमें वो बताए कि सर 6 महीने से ज्यादा पुराना पैसा इनसे लेना है, 1 महीने से ज्यादा वाले डेटर्स का लिस्ट ये, 2 महीने से ज्यादा वाले डेटर्स का लिस्ट ये, आप सारे चीजों को कैटेगराइज करके उधारी को मैनेज कराते हो और टाइम पे पैसे वसूल करने में अकाउंटेंट बहुत बड़ा मदद कर सकता है। या फिर बिजनेस का मालिक अगर है तो ऐसे रिपोर्ट मांग सकता है अकाउंटेंट से। नहीं तो अकाउंटेंट कई बार बोलता है हमको तो सब आता है, हमको किसी ने कहा ही नहीं, तो कहा नहीं तो भाई ने किया ही नहीं, राइट, ऐसा होता है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डेप्ट रिफाइनेंसिंग, EBITDA, राइट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, राइट, ये होता है। ये ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो हम लोग को पता रहने चाहिए, जो आपने कभी ना कभी सुने होंगे। अब लोन कितने प्रकार के होते हैं आप आसानी से देख सकते हो। एक सिक्योर्ड लोन है और एक अनसिक्योर्ड लोन है। यहाँ पर आपको ये पूरा सर्कल दिख रहा होगा। सिक्योर्ड लोन में क्या क्या चीजें आती है, प्रॉपर्टी आता है, राइट, प्रॉपर्टी आता है। सिक्योर्ड लोन में रिस्क कम रहता है। सिक्योर्ड लोन में होम आता है, ऑटो लोन भी सिक्योर्ड होता है, इक्विटी लोन हो सकता है, इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट हो सकता है। अनसिक्योर्ड लोन में ऐसे सारे लोन जिसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती, बिना सिक्योरिटी के अगर हम लोग लोन देंगे तो वो अनसिक्योर्ड लोन हो जाता है। सिंपल है। तो लोन को सबसे पहले अगर हम लोग डिवाइड करेंगे ना, तो केवल आप सोचिए कि उसके बदले कोई सिक्योरिटी है, यस और नो। अगर सिक्योर्ड है, सिक्योरिटी है तो सिक्योर्ड लोन, अगर कोई सिक्योरिटी नहीं है तो अनसिक्योर्ड लोन। और सिक्योरिटी में भी 2 टाइप का हो सकता है, एक पार्टली सिक्योर्ड और एक फुली सिक्योर्ड। फुली सिक्योर्ड मतलब अगर 100 रुपए का लोन है और 100 रुपए या उससे ज्यादा का सिक्योरिटी हमारे पास रखा है तो फुली सिक्योर्ड है। अगर 100 रुपए का लोन है लेकिन केवल 50 रुपीज या 60 रुपीज का हमारे पास सिक्योरिटी है तो पार्टली सिक्योर्ड लोन हो गया, राइट। नेक्स्ट है, ये मैं होम लोन के टाइप्स आपको बता देता हूँ एक बार जानकारी के लिए, क्योंकि ये अकाउंटेंट और बिजनेस ओनर सारे लोगों के लिए यूजफुल है। कि जिनको घर लेने की जरूरत है वो होम लोन लेता है। और होम लोन क्यों लेते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए। मैं ये जो टॉपिक बता रहा हूँ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपके टैक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। हम लोग को ये बाइफर्केशन होना चाहिए कि आप किस चीज का लोन ले रहे हो, क्योंकि होम लोन का जो इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल है उसके ऊपर अलग से छूट मिलती है, राइट। तो कंस्ट्रक्शन के लिए आपको मिल सकता है, रिपेयरिंग या रीमॉडलिंग के लिए मिल सकता है, या जमीन खरीदने के लिए भी आपको मिल सकता है। दूसरा व्हीकल लोन होता है, जो आप गाड़ी, बाइक या कोई भी जैसे कोई भी व्हीकल लेना चाहते हो अपने कमर्शियल यूज के लिए लो, चाहे वो डोमेस्टिक यूज के लिए लो, आप ले सकते हो। ट्रक भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। व्हीकल जो कि हम लोग बिजनेस में यूज करने वाले हैं वो व्हीकल लोन आएगा। गोल्ड लोन, आसान चीजें आप लोग सुनते ही, हमारे फाइनेंस वाले काफी सारे पार्टिसिपेंट होंगे। अगर गोल्ड रख के अगर कोई लोन लेने वाले या देने वाले तो गोल्ड लोन होगा, राइट। अब लोन अगेंस्ट इंश्योरेंस पॉलिसीज भी आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है। जितना इंश्योरेंस हम कराते हैं, इंश्योरेंस के वैल्यू के बेसिस पे लोन होता है आजकल, तो इंश्योरेंस के अगेंस्ट में लोन होता है, राइट। सेकंड है लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड और शेयर। आजकल ये भी प्रोडक्ट काफी पॉपुलर हो रहा है कि अगर आपके पास म्यूचुअल फंड है या शेयर्स है तो उसके अगेंस्ट में भी कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी लोन प्रोवाइड करते हैं। और वो डायरेक्टली नहीं करते, मैं आपको बता दूं, सीधा उसको लेकर मत पहुंच जाना आप। जो म्यूचुअल फंड और शेयर है वो डायरेक्टली
प्राइमरी सिक्योरिटी में कम काउंट होते हैं, सेकेंडरी सिक्योरिटी में ज्यादा काउंट होता है। फॉर एग्जांपल, मेरा क्रेडिट बहुत अच्छा है, दीपंकर समझदार को बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं 5 करोड़ का लोन बैंक से मांगा, बैंक वाला मना नहीं कर पाया क्योंकि 16 साल का हमारा रिलेशन है। बोला सर सब ठीक है, थोड़ा सा आपका 2 प्रॉपर्टी रख देते, तो मैंने 2 प्रॉपर्टी ले लो यार, मैंने बोल दिया। वो 2 प्रॉपर्टी का वैल्यू केवल 3 करोड़ आ रहा है, तो बोले सर थोड़ा सा और सिक्योरिटी मिल जाता। तो मैं उनको बोला कि सर ये म्यूचुअल फंड और शेयर मेरे पास रखे हुए हैं लगभग 1 करोड़ रुपए के, आप इसको भी रख लो। तो उन्होंने उसको भी रख लिया। तो वो एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी या सेकेंडरी सिक्योरिटी उसको रखा जाता है, नॉर्मली प्राइमरी सिक्योरिटी नहीं होता है, राइट। अनसिक्योर्ड लोन कैसे होते हैं? पर्सनल लोन। पर्सनल लोन मतलब क्यों ले रहे हैं बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर टिक करने बोलेगा शादी के लिए ले रहा हूँ, मेरा मन हो गया तो ले रहा हूँ, घूमने के लिए ले रहा हूँ, मेरी मर्जी में ले रहा हूँ, तो पर्सनल लोन मतलब उसकी मर्जी है, चाहे वो बताए चाहे मत बताए, पर्सनल वर्ड ही इसीलिए। अच्छा, पर्सनल लोन आप नॉर्मली कब लेते हैं? कोई भी मेडिकल इमरजेंसीज में लेते हैं। डेब्ट कंसोलिडेशन मतलब कहीं से आपने ज्यादा ब्याज में लोन लिया हुआ है और कहीं से आपको कम ब्याज में लोन मिल सकता है, तो कम ब्याज में लोन लेकर ज्यादा ब्याज वाले को पटा दो ताकि आगे से आपका इंस्टॉलमेंट या ब्याज कम हो जाए। नेक्स्ट है हायर एजुकेशन के लिए भी कई लोग लोन लेते हैं, शादी के लिए लेते हैं, घर को रिनोवेट करने के लिए लेते हैं, राइट। एजुकेशन लोन कौन लेता है? जो आगे पढ़ना चाहता है, फाइनेंशियली वीक है, वो ले सकता है, या फिर नॉर्मल है लेकिन बहुत हाई एजुकेशन लेना चाहता है तो उसको भी एजुकेशन लोन मिल जाता है। आजकल एग्रीकल्चरल लोन मिलता है जिसमें मल्टीपल लोन स्कीम्स बैंक प्रोवाइड करती है, वो फार्मर्स के लिए और उनकी जरूरतों के लिए। एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री प्राइमरी है। अकाउंटेंट और बिजनेस ओनर को बता दूं, एग्रीकल्चरल लोन मिलना बहुत आसान है क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कोटा होता है एग्रीकल्चरल लोन में, राइट। और ये जो लोन रहते हैं 30,000 रुपए से लेके 30 लाख रुपए तक भी जा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, राइट। फाइनेंस बिजनेस में अकाउंटिंग का क्या रोल है मैं बता रहा हूँ। अकाउंट पेबल हमको पता रहना चाहिए, वेंडर के बिल, वेंडर मतलब जिनके साथ भी हम लोग डीलिंग करते हैं उनका बिल, उनका पेमेंट की जानकारी एंट्री करना है। अकाउंट्स रिसीवेबल, कस्टमर का इनवॉइस और कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बिजनेस का 10% प्रॉफिट इसलिए वापस आ जाता है क्योंकि वो टाइम पे बिलिंग करने लग जाते हैं, समय पर बिल करते हैं तो समय पर पैसा वसूली होता है, तो उनका आधा 1 महीना बचने लगता है, जहां पर हम लोग उनको ये बोलते हैं कि सर आपका आज काम हुआ, आज ही आपका बिल रेज कर देना है, उसको 10 दिन बाद नहीं करना। पैसा लेना, वसूली का प्रोसेस तभी चालू होता है जब आप बिलिंग सही करते हो। तो कस्टमर इनवॉइस और कलेक्शन के पीछे पड़ने का काम भी बुक कीपिंग में रहता है। बैंक रिकंसाइल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के दिन में मैंने अकाउंटेंट से पूछा कि सर कितना पैसा है खाते में, अकाउंटेंट बोलता है सर 2 करोड़ है। मैं बोला अच्छा ठीक है, तो मैं 1.5 करोड़ का चेक काट के किसी को दे देता हूँ और वो बाउंस हो जाता है, हमारे पास आता है। तो अकाउंटेंट को फिर मैंने पूछा कि भाई मैंने तो तुमसे पूछा था, तुमने कहा था 2 करोड़ है। बोले हाँ बोला तो था सर, सही बात है, लेकिन ना 1 करोड़ रुपए का चेक हमारा उस समय क्लियर नहीं हुआ था। तो बोले तुमने बताया नहीं? बोले सर आपने पूछा नहीं। तो बैंक रिकंसिलेशन इसी बात को होता है, जब भी आप किसी से बैंक का बैलेंस मांगो अपने अकाउंटेंट से या खुद देखो, तो बैंक बैलेंस के साथ में बैंक का रिकंसिलेशन के साथ में मंगाओ, क्योंकि रिकंसिलेशन में दिया रहेगा कि ये 2 करोड़ आपके पास में है, माइनस इतने का चेक हमने दिया हुआ है जो कि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो यूज करने लायक फंड हमारे पास 1 ही करोड़ है, इसलिए जितना भी चेक देना है आपको 1 करोड़ के अंदर देना है, उससे ज्यादा नहीं देना है, राइट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, बैंक रिकंसिलेशन पता रहना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल काफी सारे डॉक्यूमेंट सॉफ्ट कॉपी में होते हैं, काफी सारे रिपोर्टिंग सॉफ्ट कॉपी में होते हैं, उसका सही तरीके से अपने कंप्यूटर में, अपने हार्ड डिस्क में या फिर किसी ईमेल आईडी पे कोई रिपोर्टिंग का अपने सिस्टम बनाया है, उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट सही तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीजें आप लोगों को मैं सिखाऊंगा, राइट। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बुक कीपिंग में। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग एंड रिकंसाइलिंग पेरोल ट्रांजैक्शन। अब जैसे क्या होता है, बड़ी कंपनीज में जो पर्सनल डिपार्टमेंट है उसमें पेरोल डिपार्टमेंट जो रहता है वो पेरोल बनाता है, उसके साथ में एक बंदा वापस चेक करता है वो सारी चीजों को, कौन से बेसिस पे उसने कैलकुलेट किया और सही कैलकुलेट किया कि नहीं किया, और उसके बाद चेक करता है। तो आपको लगेगा कि वहां तो कंप्यूटराइज सिस्टम भी है। कंप्यूटराइज सिस्टम में जो चीजें एंट्री मैनुअली की जाती है उसको चेक करना जरूरी रहता है। जो चीज सिस्टम से आती है या फिर अगर वो डायरेक्टली थंब इंप्रेशन डाल के जा रहा होगा तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो हर जगह पे रिकंसाइल करना, चेक करना और उसका कारण जानना बहुत जरूरी है। किसी का सैलरी 10,000 है लेकिन उसको आपने 8,000 दिया, तो आपको पता रहना चाहिए कि 8,000 क्यों दिए हो, क्योंकि उसने 2 दिन ऑफिस में नहीं आया तो उसका 1,000 रुपए कट गया। 1,000 रुपए उसका एडवांस था जो कंपनी से उसने लिया था और हमने माइनस कर दिया, तो ऐसे करके उसको 8,000 रुपए देना है। तो पेरोल का रिकंसिलेशन भी अकाउंटेंट का काम रहता है, राइट। पेरोल में कैलकुलेटिंग पेरोल एंड टैक्स ऑब्लिगेशन,
ये पेरोल का भी कैलकुलेशन होता है। बहुत सारे लोगों को जो सैलरी जाता है या फिर पैसे जाते हैं, प्रोफेशनल फीस जाता है जो पेरोल के जरिए देते हैं, वहां पर टीडीएस भी काटना पड़ता है, तो टैक्स का ऑब्लिगेशन भी वहां पर अकाउंटेंट ही पैसे काटेगा और देगा। नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड डिलीवरिंग चेक्स। अब ये काम भी अकाउंटेंट का है, क्योंकि जब वो पूरा वाउचर बना रहा है, सब चीज कर रहा है, बिल बना रहा है, तो उसको तुरंत प्रिंट कर, उसके बाद जब उसको ये कहा जाता है कि आप चेक दे दो और सामने पार्टी को पहुंचना चाहिए, तो वो सारी चीजों का चेक को भी प्रिंट करके उसको पार्टी को देना उसका काम रहता है। तो पेरोल बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टी मतलब यहाँ पेरोल की बात हो रही है, तो वहां पे एम्प्लॉइज जिनको देना है पेमेंट। रिपोर्ट का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग रिपोर्ट्स को प्रॉपरली फाइल नहीं करते हैं, रिपोर्ट को सही तरीके से नहीं देते हैं, रिपोर्ट समय पर नहीं देते हैं, तो कोई भी डिसीजन नहीं हो पाएगा, आपका सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। डायरेक्ट डिपॉजिट ऑफ चेक, चेक का डायरेक्ट डिपॉजिट करने का भी काम अकाउंटेंट करता है, राइट। टैक्सेशन, टैक्सेशन में अकाउंटेंट का क्या रोल है, तो बिजनेसमैन को समझना होगा और अकाउंटेंट को समझना होगा। टैक्स फाइलिंग भी अकाउंटेंट को करना पड़ता है, राइट। ऑडिट मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिट भी होता है और एक वॉलंटरी ऑडिट होता है। दो तरीके का ऑडिट होता है, एक स्टैट्यूटरी ऑडिट और एक वॉलंटरी ऑडिट। ये दोनों ऑडिट कौन करने वाला है, ये दोनों ऑडिट कौन करने वाला है, ये ऑडिट तो चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा, लेकिन उनको 100% डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने का काम किसका है, अकाउंटेंट का। तो अकाउंटेंट को पता रहना चाहिए कि ऑडिट में जो जो चीज पूछते हैं, मेरा अकाउंटिंग उसी तरीके से रिफ्लेक्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने देख लिया कि आपका सिस्टम गड़बड़ है, जो कि साल में एक ही बार आता है, वैसा वाला सीए अगर है, तो आपको डांट पड़ जाने वाली है। बिजनेस के मालिक को भी डांट पड़ सकती है, बोले सर कैसे करते हो आप, अकाउंटिंग ही सही नहीं है आपका, मैं ऑडिट कैसे करूंगा, राइट। तो ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिट के फॉर्मेट्स में सारा इंफॉर्मेशन रहता है, जिसके बेसिस पे उसके अनुसार अकाउंटिंग होना चाहिए। इंटरनल ऑडिट भी होता है, आप साल के आखिरी में करोगे, जो कि किसी लॉ के अनुसार, इनकम टैक्स एक्ट हो चाहे कंपनीज एक्ट हो, किसी भी एक्ट के अनुसार करना जरूरी है, तो स्टैट्यूटरी ऑडिट होगा। अगर एक्ट के अनुसार नहीं होगा तो वॉलंटरी ऑडिट होगा। उसके बाद है इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। इंटरनल ऑडिट जो कि पीरियोडिक ऑडिट होता है, चाहे वो वीकली ऑडिट हो चाहे मंथली ऑडिट हो, इंटरनल ऑडिट भी किया जाता है, अकाउंटेंट उसमें हेल्प करता है। एक मैनेजमेंट ऑडिट होता है। मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है, ऐसा चीजों को रिकॉर्ड करना, उस ऐसे चीजों को चेक कराना जिससे कि मैनेजमेंट कोई डिसीजन लेने वाला है। जैसे कोई एरिया वाइज सेल्स की बात हो जाए कि फलाना सेक्टर 1 में कितना सेल हुआ, सेक्टर 2 में कितना सेल हुआ, सेक्टर 3 में कितना सेल हुआ, सेक्टर 4 में कितना सेल हुआ, इसको मंथ वाइज बाइफरकेट करो, इसको सीजन वाइज बाइफरकेट कर दो, इसमें प्रोडक्ट वाइज बाइफरकेट कर दो। ऐसा सारा चीज जो कि मैनेजमेंट को ऐसी जानकारी प्रोवाइड करने से रिलेट करती है, जिसके बेसिस पे वो फ्यूचर का कोई डिसीजन लेने वाले हैं, राइट। चाहे वो नया प्रोडक्ट लाने का हो, चाहे किसी ओल्ड प्रोडक्ट को बंद करने का हो, जिसमें आज प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो पा रही है, तो उसको मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट कहा जाता है, और उसमें भी अकाउंटेंट बहुत बड़ा मदद करता है, राइट। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी लेजर अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टीज का इन्वेंट्री, जो स्टॉक का मैंने आप लोगों को बताया था, वो स्टॉक मतलब रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स, उसका पूरा अकाउंटिंग होना चाहिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट हर बिजनेस में जरूरी है। अगर आप अपने बिजनेस में बैठे हैं, आप कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाते हैं और कभी कैश फ्लो चेक नहीं करते हैं, तो फिर गलत करते हैं। जरूर चेक कर लीजिएगा, ताकि कैश का कहीं पर अटक तो नहीं रहा, कहीं पर हमारा फ्लो कहीं पर रुक तो नहीं रहा, ये चीज हमको हमेशा देखना रहता है। रिकॉर्ड ऑफ सेल्स एंड परचेज, सेल परचेज का रिकॉर्डिंग करना जरूरी है। एसेट लायबिलिटी का रिकॉर्डिंग करना जरूरी है। जितने भी कॉस्ट के आइटम है उसको रिकॉर्ड करना और उसको एनालाइज करना, क्योंकि मैं आपको बता दूं, कॉस्ट रेवेन्यू नेचर का भी है और कैपिटल नेचर का भी है। रेवेन्यू नेचर मतलब जो हमारा रूटीन नेचर का है वो हमारा रेवेन्यू नेचर, और जो कैपिटल नेचर का है मतलब जो संपत्ति खरीदते हैं हम लोग, वो हमारा कैपिटल नेचर का होता है, राइट। नेक्स्ट है डीड्स। डीड्स मतलब डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, वाउचर्स होते हैं, मिनट्स ऑफ द मीटिंग होता है। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कहीं पे मीटिंग हो रही है, किसी चीज को डिसाइड किया जा रहा है, अकाउंटिंग में क्या करना है, मैनेजमेंट में क्या करना है, उसका पूरा मीटिंग का मिनट्स मतलब मीटिंग का जो समरी होता है, वो समरी का जानकारी भी अकाउंटेंट को होना चाहिए। रजिस्टर्स वेयर इन फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक मोड, इसका मतलब अब जैसे किसी भी कहीं पर भी हम लोग ऑडिट करने जाते हैं ना, तो फिक्स्ड एसेट का रजिस्टर लाओ, फलाने का रजिस्टर लाओ, इसका रजिस्टर लाओ, फिर उसको हम लोग एक्चुअल मिलाते हैं। 10 टेबल है तो 10 टेबल है कि नहीं, जितना इन्होंने मशीन बोला था वो मशीन है कि नहीं, वो सारी चीजों को चेक करने के लिए डिजिटल या फिजिकल रिकॉर्ड होना चाहिए, रजिस्टर्स होने चाहिए, वो भी मेंटेन करना अकाउंट डिपार्टमेंट का काम होता है, राइट। अब ट्रेडिंग कंपनी में क्या क्या चीजें जरूरी है, कैश बुक जरूरी है, जर्नल जरूरी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट जरूरी है, लेजर्स जरूरी है, कॉपीज ऑफ बिल्स और रिसिप्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमको सपोर्ट करता है। कभी भी उसका डिटेल अगर मांगेंगे तो सेल और परचेज का रिकॉर्ड भी होना हमारे पास बहुत जरूरी है, और एसेट और लायबिलिटी का रिकॉर्डिंग भी
उसका पूरा 100% सही इंफॉर्मेशन जरूरी है। मैं आपको बताऊं, आजकल ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप लोग देखिएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस आती है तो उसमें 10 चीजें रिक्वायरमेंट आता है कि आपका जो कंपनी है, इस कंपनी का फलाने वर्ष का 2019-20 का जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको स्क्रूटनी के लिए सिलेक्ट किया गया है, उसमें आपको कैश बुक देना है, लेजर देना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना है, इनकम टैक्स कंप्यूटेशन देना है, सेल परचेज का लिस्ट और रजिस्टर देना है, आपको वैट या जीएसटी का पूरा डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करना है, बिल और रसीद बुक पूरा लेकर आपको आना है, और बैंक का स्टेटमेंट आपको लाना है। इतनी सारी चीजें वो मांगता ही मांगता है। इसके अलावा और जो जो वो सोच सकता है वो सब मांगता है, लेकिन ये बेसिक चीजें जो हर किसी से मांगा जाता है, इसमें कोई कमी होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट सच एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और ट्रेडिंग अकाउंट। ये तो बनना ही बनना है। डीड्स, वाउचर, अदर डॉक्यूमेंट जैसे कि दूसरे में बनते हैं, यहाँ पर भी बनेंगे। अब मेडिकल इंडस्ट्री में भी कैश बुक है, जर्नल है, लेजर है, आपका कार्बन कॉपीज ऑफ बिल्स ये रखने पड़ते हैं। वहां पर ओरिजिनल बिल्स रखने की जरूरत है जो 50 रुपए से ज्यादा का होता है। मेडिकल में जो भी काम कर रहा होगा या अकाउंटेंट है जो मेडिकल इंडस्ट्री का काम करेगा वो ये जरूर देख ले। पेमेंट वाउचर्स फॉर पेटी एक्सपेंसेस लाइक सैलरी, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। अब ये डेली केस रजिस्टर सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है मेडिकल फील्ड में। डेली केस रजिस्टर अगर नहीं रहा तो फिर उनको प्रॉब्लम हो सकती है, मैंडेटरी है, राइट। एनजीओ में भी कैश पेमेंट रिसिप्ट का वाउचर चाहिए, बैंक पेमेंट का रिसिप्ट का वाउचर चाहिए, समरी डेली पेटी कैश बुक का सारा डिटेल चाहिए, जर्नल वाउचर ये सारा चीज चाहिए, जनरल लेजर चाहिए, फिक्स्ड एसेट का रजिस्टर चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट या रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आप लोगों को ना, क्या रिकॉर्ड रखना चाहिए लोगों को पता नहीं रहता है। अटेंडेंस का रजिस्टर होना चाहिए। कंसल्टेंसी का अगर आपने एग्रीमेंट किया, एनजीओ कई बार कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है दूसरे को और कभी कभी खुद भी कंसल्टेंसी लेता है, तो नॉर्मली एनजीओ क्या करता है, ट्रेनिंग कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है। उस केस में उनके पास एग्रीमेंट्स की और कंसल्टेंसी की इसकी कॉपी रहनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट है कैपिटल एसेट अप्रूवल, ये होने चाहिए। फाइल ऑफ ओरिजिनल बिल्स ऑफ एसेट परचेज, जो भी संपत्ति खरीदते हैं इस साल में ड्यूरिंग द ईयर में आपने कौन कौन से प्रॉपर्टी खरीदे, इसका डिटेल भी हमेशा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको मंगाता है। अगर आपकी वो फाइल घूम गई तो आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ सकते हो। कई सारे रजिस्टर्ड होते हैं जिसमें कैंसल चेक रखे हुए रहते हैं, जैसे कोई चेक बनाया था हमने, किसी को इशू किया था और वो कैंसिल हो गया तो वहां पर रखो, किसी ने हमको दिया और चेक को कैंसिल करने बोला तो वो भी हम लोग वहां पर रख सकते हैं, राइट। डोनेशन रिसिप्ट भी रखने की जरूरत पड़ती है। सर्विस इंडस्ट्री में भी नॉर्मल है, जर्नल है, कैश बुक है, लेजर है, इन्वेंट्री बुक है, एक्सपेंडिचर बिल्स है, बैंक स्टेटमेंट है, ये सारी चीजें जरूरी है। अब ट्रेडिंग अकाउंट में अब इंटरेस्टिंग पार्ट में आ रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली किसी भी बिजनेसमैन को ये सारे इंफॉर्मेशन की कमी रहती है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट क्यों है ट्रेडिंग अकाउंट, सबसे पहले बता दूं। यहाँ पे ग्रॉस अर्निंग या लॉस यहाँ पे पता चलता है, और ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में बताता है, और ये परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। सेफ्टी अगेंस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस की पॉसिबिलिटी में क्या सेफ्टी ये बताता है। क्यों बता रहा है मैं आपको जस्ट बताने वाला हूँ। और क्लोजिंग स्टॉक का कंपैरिजन यहाँ पर होता है, और प्राइस फिक्स करने में आसानी होती है। मैं आपको बताऊं, ये ट्रेडिंग अकाउंट आपको दिख रहा होगा सामने, इसका कंसेप्ट एकदम आसानी से समझिएगा। एक्सपेंसेस को दो भाग में, एक्सपेंसेस हो चाहे इनकम, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। दो तरीका, एक आपका डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर या इनकम अलग है, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर और इनकम अलग है। तो जितने भी इनडायरेक्ट इनकम और एक्सपेंडिचर उसको आप अलग कर दीजिए। जो डायरेक्ट इनकम और एक्सपेंडिचर है केवल वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। फिर से बता दूं, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, केवल डायरेक्ट इनकम और एक्सपेंडिचर, केवल डायरेक्ट इनकम और एक्सपेंडिचर आता है। डायरेक्ट का मतलब ये होता है जिनका बिना हमारा व्यापार बंद हो जाएगा। इजी है। डायरेक्ट कौन सा इनकम या एक्सपेंडिचर होता है जिसके बिना हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। अगर आप सेल नहीं करोगे तो बिजनेस चलेगा क्या? नहीं। तो आप देखिए क्रेडिट साइड में क्या आएगा, सेल्स आता है। सेल्स मतलब जितना भी हमारा रेवेन्यू है वो सेल्स आता है। ये वो सेल्स है जो आपका रूटीन बिजनेस तो उसका सेल्स है यहाँ पे, राइट। इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक आता है। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर आता है बाई रूल्स। ओपनिंग स्टॉक आता है इस तरफ डेबिट साइड में। अब परचेजेस देखिए, ये परचेज क्या है, अगर आप खरीदोगे नहीं तो बेच पाओगे क्या? नहीं बेच पाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि परचेज के बिना बिजनेस बंद हो जाएगा, तो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर हो गया। जैसे सेल्स डायरेक्ट इनकम है, उसके बिना बिजनेस बंद हो जाएगा, वैसे ही परचेज डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इसके बिना बिजनेस बंद हो जाएगा। बहुत सारा बिजनेस ऐसा होता है जिसके अंदर में जो लेबर है, मींस जिसको वेजेस दिया जाता है, वो सारे लोगों को अगर आप पेमेंट नहीं करोगे आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री आप चला रहे हो, वहां पर लेबर की जरूरत है, बिना लेबर के आपकी फैक्ट्री चलेगी नहीं। तो लेबर पेमेंट या जिसको वेजेस हम लोग बोलते हैं
वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है, राइट। नेक्स्ट है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड मतलब जो माल मंगवाने का जो खर्चा रहता है उसको कैरेज इनवर्ड बोलते हैं। अगर आप परचेज करना जरूरी है, बिना परचेज के आपका बिजनेस बंद होगा, तो परचेज करोगे तो परचेज का भाड़ा भी देना पड़ेगा। वो जो भाड़ा या लोडिंग अनलोडिंग का जो चार्जेस है वो पूरा कैरेज इनवर्ड में आता है, और कैरेज इनवर्ड को हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंसेस माना जाता है क्योंकि इसके बिना बिजनेस बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है गाड़ी का जो भाड़ा होता है, फ्रेट इनवर्ड से कार्टेज। गाड़ी अगर हम लोग कोई भी सामान मंगाएंगे तो उसमें गाड़ी का जो भाड़ा रहेगा उसको फ्रेट इनवर्ड्स बोलते हैं। तो ये भी हम इनवर्ड का मतलब आया हमारे पास, राइट। तो माल खरीदने से रिलेटेड है, बेचने से रिलेटेड नहीं। तो ये हो गया हमारे ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों जरूरी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? क्योंकि उसमें हम लोग को नेट प्रॉफिट या लॉस के बारे में पता चलता है, पहला। दूसरा, बिजनेस एफिशिएंटली अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है उसके बारे में पता चल रहा है। तीसरा, हमारा जो आगे फ्यूचर में क्या करना है, कौन सा स्टेप्स लेना है, उसके लिए भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी व्यक्ति से बोलोगे ना कि किसी बिजनेस के बारे में जानना है तो वो क्या क्या चीज चेक करेगा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है तो बाकी सब चीज देखना वैसे ही बेकार है, राइट। कंपेयरिंग द प्रॉफिट को कंपेयर करने के लिए भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनना पड़ेगा, क्योंकि पिछले साल की प्रॉफिट आ चुकी है या लॉस आ चुका है, इस साल का प्रॉफिट या लॉस क्या है वो आपको चेक करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसा कि मैंने ट्रेडिंग अकाउंट के समय बताया कि जितने डायरेक्ट इनकम और एक्सपेंडिचर होते हैं वो सारा कहाँ जाता है, जितने डायरेक्ट इनकम और एक्सपेंडिचर होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या जाता है, डायरेक्ट इनकम। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसी तरीके से अब जितने इनडायरेक्ट चीजें हैं, जितने चीजें इनडायरेक्ट है वो सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। वो सारा कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। तो आप ये क्रेडिट साइड इनकम वाला साइड है, इसलिए आप ये देखिएगा। अच्छा, ये जितने भी इनडायरेक्ट इनकम है वो कौन से होते हैं, ऐसे इनकम जिसको करने के लिए हम व्यापार नहीं कर रहे हैं लेकिन वो इनकम हमको हो जा रहा है। अब जैसे मैं सेल्स के लिए व्यापार कर रहा हूं तो डायरेक्ट इनकम होगा, क्योंकि मैं सेल्स करना चाहता था, सेल्स हो गया और उसी लिए मैंने बिजनेस खोला, इसलिए वो डायरेक्ट इनकम हो गया। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड अगर मुझे मिल रहा है कहीं से कमीशन, सेल्स तो अपने जगह हो रहा है, उसके बाद भी मैं जिसका माल बेच रहा हूँ वो कमीशन दे रहा है, तो कमीशन मुझे मिल रहा है, लेकिन मैं कमीशन के लिए धंधा नहीं कर रहा था, सेल्स के लिए धंधा कर रहा था। दूसरा, कोई हो सकता है प्रॉपर्टी हो हमारा जिसका हमको किराया मिल जा रहा है, तो किराया के लिए मैं बिजनेस नहीं कर रहा था, मैं तो बिजनेस के लिए कर रहा था, सेल के लिए कर रहा था। तो ये भी इनकम है, लेकिन ये डायरेक्ट इनकम नहीं है, इनडायरेक्ट इनकम है। वैसे ही ब्याज मिलना इनडायरेक्ट इनकम है, उसके लिए मैंने कोई मेहनत नहीं किया, ना तो उसके लिए व्यापार खोला, ब्याज अपने आप मिलेगा ही मिलेगा, राइट। डिस्काउंट अगर हमको किसी ने दिया वो भी इनडायरेक्ट इनकम है। ये जितने इनडायरेक्ट इनकम है वो इनकम है जो कि जिसके लिए हम नहीं करते हैं, लेकिन वो इनकम हमको फिर भी हो जाता है। तो डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर हो गया, परचेज पे डिस्काउंट हो गया, कहीं पे अगर आपने कोई शेयर्स खरीदा था उस पर कोई डिविडेंड मिल गया जिसको लाभांश बोलते हैं वो आ गया, अगर कोई ड्राइंग्स किए तो उस पर कोई ब्याज मिल गया, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स हो गया। कोई अगर पुराना डूबा हुआ पैसा था उसको बैड डेब्ट्स बोलते हैं, उसके पैसे वसूल हो गए, हमने तो उसको वसूल करने की कोशिश की थी, नहीं मिला था, आज मिल गया, और बैड डेब्ट का प्रोविजन हो गया, रॉयल्टी रिसीव हो गया, कोई अप्रेंटिस का प्रीमियम मिल गया, कोई इसके अलावा और कोई भी इनकम जिसके लिए हमने व्यापार नहीं खोला था लेकिन उसके बाद भी वो इनकम हमको होता है या साथ में हो जाता है, लेकिन मेन इनकम हमारा सेल्स ही है, राइट। तो ये बाकी जितने भी इनकम है ये नॉन डायरेक्ट इनकम है जिसको इनडायरेक्ट इनकम बोलते हैं। अब जो भी प्रॉफिट या लॉस ट्रेडिंग अकाउंट में हुआ था वो यहाँ पर क्रॉस में ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आ गया। अब इसके बाद में यहाँ पर क्या आ गया, सारे वो खर्चे जो जरूरी नहीं है लेकिन जिसके होने से बिजनेस को फायदा होता है। अब जैसे सैलरीज, अगर आप एम्प्लॉय नहीं रखोगे, खुद ही आप लेबर बनना चाहते हो तो भी आप काम चला सकते हो, लेकिन अगर आप लोग रखोगे, मैं फिर से बता दूं लेबर इंपॉर्टेंट है, लेबर मतलब वेजेस इंपॉर्टेंट है। ये जो सैलरीज की बात हो रही है एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है अगर मालिक खुद कर सकता है, लेकिन अकाउंटेंट रखने से सुविधा होगी। तो ऐसे सारे खर्चे जो नहीं होने से चलेंगे लेकिन जिनके होने से सुविधा होगी वो सब यहाँ पर आएगा। तो सैलरी भी उसमें आता है, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस भी उसमें आते हैं, पोस्टेज एंड टेलीग्राम उसमें आता है, टेलीफोन चार्जेस उसमें आता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी। अब जैसे बोलोगे क्या क्या जरूरत है प्रिंटिंग करने का, ठीक है मत करो, चल जाएगा, लेकिन अगर आप प्रिंट करके वाउचर बना के सारे अकाउंटिंग एंट्री वगैरह सब करते हो, बिल बनाते हो, तो आसानी होगी, सुविधा होगा। आजकल डिजिटल भी हो गया लेकिन उसके बाद भी प्रिंट इंपॉर्टेंट है, राइट। ऑफिस के इलेक्ट्रिसिटी, आप बोलोगे कि हमारा काम, हमको बिजली से क्या मतलब है,
हमको सूरज की रोशनी मिलेगी उसमें काम कर लेंगे, लेकिन फिर भी उसके बाद भी आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, पंखा लगाए हो, एसी लगाए हो, तो उससे आपको सुविधा होती है, जरूरी नहीं है लेकिन होने से सुविधा होगी, राइट। अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री के लिए यूज होता है तो हम लोग उसको पावर वर्ड यूज करते हैं, वो डायरेक्ट में आता है। तो और भी सारे एक्सपेंसेस जो कि करना जरूरी नहीं है लेकिन करने से फायदा होता है, इनडायरेक्ट नेचर का माना जाता है, जैसे मार्केटिंग और सेलिंग एक्सपेंसेस, कैरेज आउटवर्ड्स, आउटवर्ड मतलब जो सेल के लिए करते हैं, सेल करना है, माल बेचते समय जो माल भेजते हैं उस पर जो खर्चा होता है, सेल्स का सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, गोडाउन रेंट, कमीशन, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स, फाइनेंस का जो बैंक का जो लोन है, बैंक से लोन लेना जरूरी है क्या? नहीं। उस पर ब्याज देना जरूरी है क्या? नहीं। लेकिन अगर आप बैंक से लोन लिए हो तो आपको सुविधा हुआ है, उस सुविधा के बदले में जो आप पेमेंट कर रहे हो, ब्याज है, बैंक का चार्जेस है, वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसलिए वो यहाँ पर आने वाले हैं, राइट। अब लॉस ऑफ थेफ्ट, मिसलेनियस सन्ड्री एक्सपेंसेस, ऐसे सारे खर्चे, सिंपल फॉर्मूला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, केवल क्रेडिट साइड में वो सारे इनकम आएंगे जो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट नेचर के, और डेबिट साइड मतलब खर्चे वाले साइड में वो सारे खर्चे आएंगे जो कि डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, जिनके रहने से सुविधा होगी लेकिन जरूरी नहीं है, राइट। अब बैलेंस शीट के बारे में समझते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है उसका? फाइनेंशियल हेल्थ पता चलता है। किसी भी बिजनेस का बैलेंस शीट अगर देखेंगे तो उसका फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है, वो बिजनेस, ये पता चलेगा बिजनेस मजबूत है कि नहीं है, बिजनेस हेल्दी है कि नहीं है, बिजनेस का फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, वो सारा पता चलता है। ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हम लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग एक से ज्यादा साल का बैलेंस शीट चेक करेंगे तो पता चलेगा, और करंट स्टेटस तो बताता ही है, इसलिए बैलेंस शीट को स्थिति विवरण भी बोलते हैं, मतलब है स्टेटस, उसको बैलेंस शीट बोलते हैं। यूजफुल टू ऑब्टेन ए बिजनेस लोन, अगर आप बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं दोगे ना तो आपको लोन देगा नहीं, चाहे प्रोजेक्शन दो चाहे मत दो, लेकिन बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको देना ही पड़ेगा। बिजनेस परफॉर्मेंस और लिक्विडिटी का पोजीशन पता चलता है, राइट। और क्या इंपॉर्टेंस है? बैलेंस शीट से डिसीजन लेने में सुविधा हो जाती है। अगर आपको बिजनेस को बढ़ाना है उसके लिए आपको जानकारी लेने में सुविधा होती है, और अंदाजे से कोई एक्सपेंसेस का भी अगर कुछ कैलकुलेशन करके आपको रखना है प्रीवियस रिकॉर्ड्स के हिसाब से तो वो भी आप कर सकते हो। और अगर कोई प्रॉफिट या डेब्ट है जिसको आपको चुकाना है, या नए लोन लेने कि पुराने को चुकाना है, ये सारा चीज को आप डिसाइड कर सकते हो कब? जब आपके पास में बैलेंस शीट सही तरीके से, और ये पूरा काम अकाउंटेंट का है। ये देखिए फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, राइट साइड में एसेट दिख रहा होगा, लेफ्ट साइड में लायबिलिटी। एसेट मतलब हमारी संपत्तियां हैं या जो पैसे हमको मिलने हैं, एसेट साइड मतलब ऐसी सारी संपत्तियां या किसी से पैसे मिलने हैं, वो सब यहाँ पर है। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हमारी संपत्ति है जिसको यूज करते हैं बिजनेस में, प्लांट एंड मशीनरी जिसको यूज करते हैं बिजनेस में, फर्नीचर जिसको हम लोग यूज करते हैं बिजनेस में, स्टॉक वो माल है जिसको हम लोग बेचना चाहते हैं, सन्ड्री डेटर्स मतलब हम लोग को जो पैसे लेने हैं हमारे ग्राहकों से, वो सन्ड्री डेटर हो गया। बिल्स रिसीवेबल भी सन्ड्री डेटर की तरीके का ही एक वर्ड है, जिसमें हम लोग पेपर में उसका प्रूफ रहता है कि हमको उससे पैसे लेने हैं। मिसलेनियस इन्वेस्टमेंट, अगर आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है तो वो इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर आता है। कैश या बैंक का बैलेंस यहाँ पर आता है, राइट। ये पूरा संपत्ति वाला साइड है, एसेट वाला साइड है। नेक्स्ट लायबिलिटी वाला साइड, जो पैसे हम लोग को दूसरे को चुकाने हैं वो लायबिलिटी साइड में आता है। कैपिटल, इसका मतलब मालिक को चुकाना है, जो पैसे आपने मालिक से लिए या फिर मालिक का जो पैसा बनता है वो कैपिटल है। रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये हमारे कंपनी या फर्म का टोटल आज तक का जो टोटल प्रॉफिट या लॉस का समरी है वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में, ये भी बिजनेस के मालिक को चुकाना रहता है। तो कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस बिजनेस के मालिक को देने के लिए रहता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो रहता है, ये ऐसे खर्चे हैं जिसका पेमेंट आप नहीं कर पाए हो, जिसको करना है आपको तत्काल या 12 महीने के अंदर में। जो भी करंट नेचर का खर्चा होता है उसको 12 महीने के अंदर पे करना है, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आएगा, राइट। नेक्स्ट उसके बाद आता है लोन कितने प्रकार के मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक सिक्योर्ड लोन है, एक अनसिक्योर्ड लोन है, राइट। तो कौन सा सिक्योर्ड है कौन सा अनसिक्योर्ड है यहाँ पर आप उसको चेक कर सकते हो। ट्रेड क्रेडिटर्स, आपने अगर किसी से माल खरीदा और उसके बदले पैसे देने हैं तो वो ट्रेड क्रेडिटर्स हो गया। बिल्स पेबल भी क्रेडिटर्स ही होते हैं जिसका प्रूफ पेपर में होता है हमारे पास में, राइट। तो ये बेसिक एक फॉर्मेट है बैलेंस शीट का। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में जानते हैं। जैसे मैंने बोला कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों जरूरी है ये आपको पता रहना चाहिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट देखकर ही हम लोग शॉर्ट टर्म प्लानिंग कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म प्लानिंग मतलब 1 साल से 3 साल के बीच का जो प्लानिंग करोगे, बेसिकली 12 महीने की प्लानिंग को शॉर्ट टर्म प्लानिंग में लेते हैं। अभी आप हमारे पास जो कैश का स्टेटस है उसको देखकर हम लोग आगे का प्लानिंग करते हैं। अगर शॉर्ट टर्म का, तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग होगी।
क्रिएटिंग एक्सेस कैश, कई बार क्या होता है पैसे अगर हम लोगों को जमा करने हैं ताकि कहीं पे उसको पे करना है, कोई लोन का रिपेमेंट करना है, तो वो सारी चीजों को एक्सेस कैश क्रिएट करने के लिए भी हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट होना चाहिए। प्रोवाइड्स डिटेल वेयर मनी इज स्पेंट, अब पैसे को कहां कहां पर किस किस तरीके से खर्चा किया ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाता है। शानदार चीज है, आप लोगों ने यूज नहीं किया होगा। इवन अकाउंटेंट जो लोग होते हैं ना, वो भी टैली में एंट्री सब करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट कहीं भी नहीं, कभी नहीं देखते। मालिक जो बिजनेस के होते हैं वो एंट्री जरूर कराते हैं लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं देखते। कैश फ्लो स्टेटमेंट शानदार स्टेटमेंट है, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कैसे। जैसे हम लोग शॉर्ट टर्म प्लानिंग कर सकते हैं, वैसे 3-4 साल का अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी किया जा सकता है। और रिलीविंग द कैश प्लानिंग रिजल्ट्स, इसका मतलब कैश का प्लानिंग किया जा सकता है कि पैसे को हम लोग कहाँ कहाँ से लाएंगे, कहाँ कहाँ यूज करने वाले हैं। बेसिकली हम लोग उसको कैश बजट बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। नोइंग द ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैश बैलेंस, अगर हमको पता चले कि हर दिन हमारा कितना कैश खर्चा होता है या हर महीने कितने पैसे लगते हैं, उसके हिसाब से जितने जरूरी होंगे केवल उसके आसपास का पैसा हम लोग अपने पास रिटेन रख सकते हैं और उसके ऊपर के सारे पैसे को हम लोग बांट सकते हैं मतलब हमारे दूसरे कामों के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग। जैसे अगर आपको कोई लोन चुकाना है तो उसमें, कोई संपत्ति लेना है तो उसमें यूज कर सकते हो, कहीं और यूटिलाइज किया जा सकता है, राइट। और वर्किंग कैपिटल को एनालाइज करने के लिए भी काम आता है। ये वर्किंग कैपिटल भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट में क्या क्या चीजें आती हैं, वो सारे पैसे जो हमको 1 साल के अंदर मिलने वाले वो करंट एसेट में आते हैं। करंट लायबिलिटी मतलब वो सारे पैसे जो हमको 1 साल के अंदर चुकाने हैं, वो करंट लायबिलिटीज में आता है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे समझेंगे। अब देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट कितना इंपॉर्टेंट है और ये कितना इजीली आपको बताया गया है। कैश फ्लो में 3 तरीके का स्टेटमेंट होता है। उसके कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट, सबसे पहला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है। ये ऑपरेशंस आप ये समझो कि जो हम लोग रूटीन बिजनेस एक्टिविटी करते हैं उसके कारण कौन से पैसे आए, राइट, या गए, वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन हो गया। दूसरा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग है। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है जो भी हम लोग संपत्ति में जो पैसा लगाते हैं वो सारे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग है। तीसरा फाइनेंसिंग है। फाइनेंसिंग का मतलब जो भी पैसे हम लोगों ने लोन या किसी भी चीज में हम लोगों ने अरेंजमेंट किया होगा, वो सारे पैसे का फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जो पैसे आए होंगे या गए होंगे, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, राइट। कैश फ्लो स्टेटमेंट अपने आप में एक पूरा जबरदस्त मॉड्यूल और चैप्टर है जिसको जानना जरूरी है, जिसका नॉलेज और इंफॉर्मेशन रहने से हम लोगों को बहुत सुविधा होती है। और कभी भी अगर आप लोग अकाउंटिंग करते हो तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जरूर 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 आप चेक करिए जब भी आप बैलेंस शीट चेक करते हैं उसके साथ में। नेक्स्ट है टैक्स और अकाउंटिंग का क्या नाता है। बिना अकाउंटिंग के टैक्स का प्लानिंग हो नहीं सकता, बिना अकाउंटिंग के हम लोग करेक्ट टैक्स का कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिना अकाउंटिंग के टीडीएस प्रॉपर नहीं हो सकता, बिना अकाउंटिंग के टैक्स का कोई भी कंप्लायंसेस कंप्लीट नहीं हो सकता, राइट। ये चीज आप लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ टैक्स होने से क्या फायदा है। कोई भी अकाउंटेंट या बिजनेस ओनर को टैक्स का नॉलेज इसलिए ताकि कोई महंगा मिस्टेक ना हो जाए। अगर हम लोग अकाउंटिंग में कोई गड़बड़ कर देंगे तो बहुत हेवी टैक्सेशन पे हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला ना कि 2 करोड़ रुपए बच गए केवल अकाउंटिंग की गड़बड़ी को बचाने के कारण, लेकिन वो 2 करोड़ किस चीज के बचे हैं, टैक्स के बच गए, राइट। दूसरा टैक्स रेट का नॉलेज होना चाहिए। टैक्स का एग्जेम्पशन कहाँ पे टैक्स की छूट है उसका नॉलेज होना चाहिए। टैक्स बेस हमको पता रहना चाहिए। टैक्सेबल रेवेन्यूज का नॉलेज हमको पता रहेगा। टैक्स का एडजस्टमेंट कहाँ पे करना है ये पता रहेगा। टैक्सेबल डिडक्शन और अलाउंसेस के बारे में पूरी जानकारी रहेगी। नेक्स्ट है टैक्स प्लानिंग। अब मैं आपको एक वर्ड बता रहा हूँ, टैक्स प्लानिंग और दूसरा टैक्स अवॉइडेंस। एक टैक्स प्लानिंग और एक टैक्स अवॉइडेंस। अवॉइडेंस का मतलब ये होता है कि टैक्स को जबरदस्ती से स्किप करना, टैक्स नहीं चुकाना, टैक्स नहीं पटाना, इसको बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस, और ये इलीगल है। टैक्स अवॉइडेंस इलीगल है क्योंकि आप जानबूझकर, आपको पता है कि किसी चीज में टैक्स देना है, उसके बाद भी आप कोई टैक्स नहीं पे कर रहे हो तो वो इलीगल है। टैक्स अवॉइडेंस इलीगल है। लेकिन जब भी हम लोग इनकम टैक्स और उससे संबंधित, इनकम टैक्स से संबंधित सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए, उनके सारे छूट को हम लोग यूज करते हुए जब हम लोग टैक्स बचाते हैं तो उसको टैक्स प्लानिंग बोला जाता है। और टैक्स प्लानिंग के लिए अकाउंटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। नॉलेज ऑफ टैक्स प्लानिंग क्या करता है, सबसे पहले वो टैक्स का लायबिलिटी घटाता है। अगर गलत अकाउंटिंग करेंगे तो फिर हम लोग सही कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, सही कैलकुलेशन करेंगे तो टैक्स का लायबिलिटी घट सकता है, राइट। अगर कोई डिडक्शन लेना है तो डिडक्शन लेने के लिए भी सुविधा होती है अगर आपने सही अकाउंटिंग किया। जैसे मैंने बोला कि आपने बच्चे का स्कूल का पेमेंट किया, वो आपके ड्राइंग्स में है,
आपके कैपिटल में माइनस हो रखा है, अगर आपने अकाउंटिंग सही की होगी तो फिर आपको जो एटीसी का डिडक्शन में आप उसका क्लेम कर सकते हो डिडक्शन, राइट। नेक्स्ट है लिटिगेशन मिनिमाइज करना। अगर आप हर चीज में अकाउंटिंग कर रहे हो, अपना लेजर शेयर कर रहे हो पार्टी के साथ, और पार्टी का लेजर भी आप लेकर क्रॉस टैली कर ले रहे हो कि मैंने इनको 100 रुपए दिए, उसने लिखे कि मिले, और मुझे उनसे 10,000 रुपए मिले और उसने लिखे कि दिए, क्रॉस एंट्री सारा चेक करके अगर हम लोग हमेशा काम करते रहते हैं, लेजर शेयर कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, उस केस में लिटिगेशन या प्रॉब्लम कम से कम होगी आपको। नेक्स्ट है कॉस्ट का रिडक्शन कम होगा। इसका मतलब ये कि समय पर अगर हम लोग टैक्सेशन समय पर टैक्स पे करेंगे तो हमको ब्याज नहीं लगेगा, लेट फीस नहीं लगेगा, पेनल्टी नहीं लगेगा। तो ये सारा जो पैसा अगर आपको एक्स्ट्रा लग गया तो आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपका सर्विस का कॉस्ट भी बढ़ेगा। वो सारी चीजें नहीं बढ़नी चाहिए, तो उसके लिए भी आपको टैक्स का नॉलेज होना चाहिए अकाउंटिंग के साथ साथ। इन्वेस्टमेंट आपको करना है तो कौन सा इन्वेस्टमेंट में टैक्स का छूट मिलेगा, कब मिलेगा, ये भी आपको पता रहना चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी टैक्स का नॉलेज काम आता है। इकोनॉमी, अब ये देश की बात करें तो देश का इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है टैक्स, राइट। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है टैक्स। नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात करते हैं। अब ये कई सारे लोग ये बोलते हैं कि हम फाइनेंशियल प्लानर हैं, वो आपके पास आते हैं, आपसे 4 सवाल पूछते हैं और वो क्या बन गए, फाइनेंशियल प्लानर बन गए। क्या वो सच में फाइनेंशियल प्लानर है जब तक कि उनके पास 100% इन्फॉर्मेशन नहीं है? क्या आपने देखा फाइनेंशियल प्लानर का क्वेश्चन क्या रहता है? वो ये पूछते हैं आपके पास कितने बच्चे हैं, बोले 3 बच्चे हैं। अच्छा कितने मकान है, बोले इतने मकान है। कितने जमीन है, इतने जमीन है। आपके पास क्या क्या, वो उसके सेट ऑफ क्वेश्चन है वो पूछ लेता है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है जो केवल आपके क्वेश्चन आंसर में नहीं आएंगे, बैलेंस शीट सबको याद नहीं रहता। आप अगर बिजनेस के मालिक हो, आपको ही पता नहीं आपका बैलेंस शीट में क्या क्या है, एक आध काम का चीज छोड़ दिया जाए तो आपको पूरा नॉलेज नहीं होता। लेकिन जब तक अगर आप डायरेक्टली बात करोगे और कुछ क्वेश्चंस ले लोगे, उसके बेस पे कोई प्लानिंग कर डालोगे तो सामने वाला मर सकता है, सामने वाला का पैसा डूब सकता है, उसका प्लानिंग पूरा फेल हो सकता है। तो क्या करना पड़ेगा, अच्छा फाइनेंशियल प्लानर अगर आपको बनना है, सबसे पहले जाकर पिछले साल का बैलेंस शीट आप इकट्ठा कर लो, बोलो सर पिछले साल की बैलेंस शीट दे दीजिए, बहुत बढ़िया। आप इस साल में कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट किया कि नहीं किया, कुछ छोटा इन्वेस्टमेंट किया क्या, कहीं पे ज्यादा खर्चा किया क्या, वो सारी चीजों को चेक करके तब जाकर फाइनेंशियल प्लानिंग की बात की जा सकती है कि आगे क्या स्ट्रेटेजी रखना पड़ेगा, अभी का क्या स्टेटस है। तो बिना करंट स्टेटस के, बिना अकाउंटिंग के, बिना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के आप फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि फाइनेंशियल प्लान एक्ट्स एज ए गाइड एज यू गो थ्रू लाइफ जर्नी। लिखा है, लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस की बात है, लाइफ आगे अपने आप, राइट। नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या क्या चीजें हैं, डिटरमाइनिंग करंट फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या क्या चीजें होंगी, करंट फाइनेंशियल स्टेटस पता चलता है। दूसरा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज, अब आपको पता है कि मेरे पास कौन कौन सी चीज लिमिटेड है, तो लिमिटेड चीजों के अनुसार दूसरी चीज होनी चाहिए, ना कि दूसरे चीजों के अनुसार लिमिटेड चीज होनी चाहिए। अगर मुझे पेन बनाना है जिसका ढक्कन मेरे पास 100 है, 100 ढक्कन मेरे पास है, तो मुझे 100 पेन का ही प्लानिंग करना चाहिए, ना कि मैंने 1000 पेन बना दिया लेकिन ढक्कन 100 है, तो फिर मैं तो बेच पाऊंगा खाली 100 या 100। तो फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय ये भी देखना पड़ेगा, जो चीज कमती में है या तो उसको बढ़ा लो या फिर उसके अनुसार प्रोडक्शन या फिर सेल्स का प्लानिंग करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट है कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना लगेगा, ये भी फाइनेंशियल अभी क्या है और क्या लगने वाला है, फाइनेंशियल प्लानिंग बताता है। वेल्थ मैनेजमेंट, वेल्थ क्या होता है, जो संपत्तियां होती है जो हमारे पास लॉन्ग टर्म में जो हमारी इक्विटी बनते जाती है, हमारा नेटवर्थ बनते जाता है, उसको वेल्थ बोलते हैं। उसको मैनेजमेंट करने के लिए भी फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रोसेस से गुजरना चाहिए। फ्रेमिंग फाइनेंशियल पॉलिसीज, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करना है तो हर चीज में फाइनेंशियल पॉलिसीज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल किसी को पेमेंट देने का पॉलिसी हो सकता है, किसी से पेमेंट लेने का पॉलिसी हो सकता है, किसी को सर्विस देने का पॉलिसी हो सकता है, किसी से माल खरीदने का पॉलिसी हो सकता है। जहां जहां पैसे इन्वॉल्व है वहां पर उससे रिलेटेड जो आप रूल बनाओगे वो आपका फाइनेंशियल पॉलिसी हो जाएगा। रिटायरमेंट का मैनेजमेंट भी फाइनेंशियल प्लानिंग का एक पार्ट होता है। रिस्क मैनेजमेंट बिजनेस में वो भी पार्ट होता है। आप बिजनेस में बहुत सारा उधारी लेते हो, बहुत सारे बिजनेस बड़े बड़े उधारी लेकर बहुत बड़े बन गए और उसने यूटिलाइज किया और सही तरीके से अपने उधारी को, लोन्स को, डेब्ट्स को मैनेज किया और वो बहुत आगे बढ़ गए, उसको बोलते हैं डेब्ट मैनेजमेंट। वो भी फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे फ्यूचर में लोन और डेब्ट के कारण ही एक कोई नॉर्मल बिजनेस 100 गुना, 10 गुना, 1000 गुना आगे बढ़ता है, क्योंकि उधारी में क्या फायदा मैं आपको बता देता हूँ, केवल ब्याज देना है, मालिकाना देना नहीं है। तो इंटरेस्ट खाली पे करेगा और वो आगे बढ़ता चला जाएगा, राइट। नेक्स्ट डिटरमाइनिंग पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर, ये भी इसका काम है।
जस्ट एक सेकेंड। राइट, इंश्योरेंस की प्लानिंग भी फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। बजटिंग, बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग में। बजटिंग में क्या क्या चीजें होनी है, एक प्लानिंग होगा, गोल डिफाइन होगा, डिसीजन मेकिंग होगा। प्लानिंग तो इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि बजट बनाना मतलब आगे का प्लान बनाना। अभी आपने बजट सुना होगा, 1 फरवरी को आया था, हमारे देश का बजट था। वैसे ही हमको बिजनेस का बजट बनाना है तो अकाउंटिंग चाहिए। गोल्स, हमारा गोल क्या है, कितना सेल, कितना परचेस करना, वो भी हमारे पास होना चाहिए। अगर गोल लिखित में है तो हम लोग अकाउंटिंग से उसको कंपेयर करके हम लोग चेक कर सकते हैं कि हम लोग उसको अचीव कर रहे हैं एक्चुअली या फिर नहीं कर रहे हैं। हम लोग को डिसाइड करना पड़ता है, उसके लिए भी डेटा की जरूरत है। फोकस और कोऑर्डिनेशन, जिस चीज में हम लोग, जो चीज हमको चाहिए वो चीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस पर फोकस करे रहना, कंटिन्यू करते रहने के लिए भी अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए परफॉर्मेंस जो अकाउंटिंग है इंपॉर्टेंट है। मेजरमेंट और कंट्रोल के लिए हमारा अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, अब आपको बताना चाहता हूँ एसओपी। ये एसओपी ऐसा चीज है जो हमारा जो समय है हमेशा लाइफ टाइम बचा सकता है। हमारे बिजनेस में बहुत वैल्यूएबल टाइम हमारा बचाता है। एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जब भी आप कोई गाड़ी खरीदते हो तो उसके साथ एक मैनुअल देता है, गाड़ी कैसे चलाना है। कोई मिक्सी खरीदते हो उसके साथ मैनुअल देता है। कोई भी सामान आप खरीदोगे उसके साथ आपको मैनुअल देगा। वो मैनुअल में ये पता चलता है कि कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप करना है। अगर आप कोई ऑनलाइन जाओगे, कोई सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना और ऑपरेट करना, उसका भी वो पूरा मैनुअल या प्रोसेस देगा। इसी प्रोसेस को कैसे ऑपरेट करना है, इसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बोलते हैं, जिसको एसओपी बोला जाता है। राइट, अब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है? Standard operating procedure is a step-by-step instructions compiled by an organization to help workers carry out routine operations. अब मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़ी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। जब मैं सीए बना नहीं था, जस्ट बनने वाला था, मैंने एग्जाम दिया था, उस समय मुझे उस कंपनी में बहुत गड़बड़ियां इन द सेंस उनका सिस्टम प्रॉपर नहीं था। वहां पे कोई इंफॉर्मेशन सही तरीके से नहीं मिलता था। अगर 4 इंफॉर्मेशन चाहिए तो बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट, चार फ्लोर में डिपार्टमेंट था, इधर उधर दौड़ना भागना पड़ता था। तो वहां पर मैंने 2 महीने ऑडिट किया, स्टॉक ऑडिट किया और उनका इंटरनल ऑडिट किया। तो मैंने सोचा कि अगर मैं आज आ रहा हूँ, आज के बाद अगर फ्यूचर में कोई भी आएगा तो मैं जो ये पहले 4 दिन परेशान हुआ हूँ और दौड़ दौड़ के काम किया मैंने, उसको भी करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे स्टेप लिखना चाहिए। मैंने हर डॉक्यूमेंट का नाम लिखा, उसके सामने डिपार्टमेंट का नाम लिखा, डिपार्टमेंट कौन से फ्लोर में लिखा, उसके बाद मैंने लिखा कि वहां पे अभी कौन इंचार्ज है वो लिखा, ताकि फ्यूचर में चेंज भी हो जाता, हम लोग बोल सकते हैं वहां शर्मा जी बैठते थे, बोले हाँ वो चले गए, वर्मा जी आ गए। राइट, तो ये सारी चीज लिखा। फिर कहाँ कहाँ स्टेप बाय स्टेप कौन सा पेपर पहले चाहिए, कौन सा इंफॉर्मेशन पहले चाहिए, फिर वो इंफॉर्मेशन से क्या निकालना पड़ेगा, फिर हमारे रिपोर्ट क्या बनेगा, रिपोर्ट में जो हम लोगों को चाहिए उसमें कुछ एडिशनल और पेपर्स और रजिस्टर की जरूरत है, जो कि श्याम जी देने वाले हैं, दूसरा राम जी देने वाले, कौन से फ्लोर में देने वाले हैं। ऐसा 100% मैंने मैनुअल बना दिया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना दिया। अब क्या हो गया, वो प्रोसीजर मेरे वहां पे 2 महीने काम करने के बाद मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए तो बन गया, लेकिन आज भी उस ऑफिस में वो मेरा एसओपी दिया हुआ, बनाया हुआ, प्रिंट करके 20 कॉपी रखी रहती है। जिसको काम करने जाना है, बोले दीपंकर सर ने मैनुअल बना के गए थे, ये मैनुअल लेकर जाओ, इसी के हिसाब से आप काम करने लगो। एक आध छोटे मोटे जो चेंजेस हुए होंगे 16-17 साल में, वो करके वो उसको अपडेट करते रहते हैं। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ट्रेनिंग का समय बचाता है और जो भी नया बंदा होता है आपके डिपार्टमेंट में, उसको हेल्प करता है काम करने के लिए। राइट, नॉलेज ऑफ एसओपी से क्या होगा? टू प्रोमोट पॉजिटिव चेंज। क्या होता है, हम लोग केवल सिस्टम को समझने में टाइम वेस्ट की जगह पे काम को और अच्छे से करने पे फोकस कर पाते हैं। एफिशिएंसी बढ़ा देता है, हमारा काम स्पीड हो जाता है। टू प्रोड्यूस रिलायबल रिजल्ट्स। जब हम सिस्टम सही करेंगे तो रिजल्ट भी सही आएगा। तो जब हम लोग एसओपी को फॉलो करेंगे तो हमारा रिजल्ट भी सही तरीके से और करेक्ट रिजल्ट्स आने वाला है। कस्टमर सर्विस को स्टैंडर्डाइज कर देता है। आप देखिए कहीं पर भी किसी अच्छे शोरूम में चले जाइए तो नमस्कार बोल के चालू करेंगे, उनका डायलॉग फिक्स रहेगा। अंदर जाते तक आपके साथ जो जो होने वाली है, जो सामने वाला बोलने वाला है, वो सारा इंफॉर्मेशन 100% पहले से डिसाइडेड रहता है। उसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बोलते हैं। फाइंड होल्स मतलब पता लगाने की कहां पर कौन सी गड़बड़ी हो रही है। डोंट एज्यूम एनीथिंग। तो बोले मैंने सोचा वो आएगा मुस्कुराएगा तो उसको नमस्ते बोलूंगा, आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है। आपको लिखा गया है जो आएगा वो मुस्कुराए मत मुस्कुराए, आप मुस्कुराइए और नमस्ते बोलिए। उसी तरीके से अकाउंटिंग में आपको कोई एजम्पशन करने का जरूरत नहीं है। ट्रांजेक्शन हुआ है, तुरंत वाउचर बनाओ, तुरंत उसके पीछे बिल लगाओ, नहीं है तो सामने वाले का साइन कराओ, पीछे एक पर्ची में लिखवाओ कि मैंने ये खर्चा किया है,
जिसका बिल मैं बाद में दूंगा उसके साथ स्टेपल कर दो। आज के डेट में आपका सिस्टम के अनुसार, एसओपी के अनुसार आपका इस वाले ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग या डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट हो गया, राइट। सेफ्टी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि अगर आप सिस्टम से चलोगे तो एक्सीडेंट भी कम होंगे। अगर आप फैक्ट्री में देखोगे मशीन कैसे ऑपरेट करना है, कौन सा बटन पहले दबाना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, अगर ये पहले से तय हो जाता है तो फिर वहां पर एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एम्प्लॉय का ट्रेनिंग और मैनेजमेंट में बहुत कम समय लगता है। नेक्स्ट है बिजनेस हायरार्की। बिजनेस का हायरार्की नहीं है, बिजनेस में पता नहीं कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, तो उससे दुखदाई चीज कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर बिजनेस में सबसे नीचे वाला बंदा कहीं पर भी चला जाए, किसी भी से भी जाकर बात कर ले, फॉर एग्जांपल एक टेक्नीशियन है, मालिक के पास पहुंच जाए, बात पे सर वो नट गायब हो गया है, सर फलाना हो गया है, अकाउंटेंट मालिक से जाके बोले सर वो वाउचर वाला मिला नहीं, कब दोगे? तो बोले मैं क्यों दूंगा भाई, वो तो अकाउंटेंट आपका सीनियर देगा। ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट होने से बचने के लिए बिजनेस में हायरार्की होना चाहिए। बिजनेस ओनर को बोल रहा हूँ, ये हायरार्की बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हायरार्की के हिसाब से आपका डॉक्यूमेंटेशन बनेगा। देखिए मैं नीचे से ऊपर जाता हूँ, जैसे ऊपर से नीचे जाता हूँ, बिजनेस ओनर है, उसके नीचे ये मॉडल है, ऐसे इसको बहुत ज्यादा एक्सपैंड भी किया जा सकता है। बिजनेस मालिक के नीचे क्या क्या हो सकता है? एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हो सकता है, वो स्टाफिंग एजेंसी हो सकता है, या फिर पर्सनल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, ऑपरेशंस, ठीक है, ये हो सकता है। ऑपरेशन के नीचे कस्टमर सर्विस टेक्नीशियन हो सकता है, अकाउंटिंग के नीचे अकाउंटेंट भी हो सकता है, बुक कीपर भी हो सकता है, राइट। ऐसा, और इसके नीचे असिस्टेंट हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो वो जो हायरार्की एक के नीचे एक, ये चीज जरूर हमारे पास में होनी चाहिए, इसको बनाने की जरूरत है, राइट। अब अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस हायरार्की, क्या जरूरत है इसकी? रेस्पॉन्सिबिलिटी, कौन किसकी लेने वाला है ये पता है, कौन किसको रिपोर्ट करने वाला है ये पता रहना चाहिए। दोस्तों आप लोग कुछ हैंड रेज कर रहे हो जरूर, लेकिन मैं क्वेश्चन आंसर सेशन में आप लोगों को लेने वाला हूँ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पूरा नहीं कर पाता हूँ समय पर तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। इसीलिए लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, देन हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेशन इंपॉर्टेंट है बिजनेस हायरार्की के लिए। कोऑर्डिनेशन इन बिजनेस हायरार्की इंपॉर्टेंट है। ओवरलैपिंग, मतलब एक के ऊपर एक काम इसने भी कर दिया, दूसरे ने भी कर दिया, तो एक का टाइम वेस्ट तो पक्का हो गया। ओवरलैपिंग से बचना पड़ेगा। मिनिमम डुप्लीकेशन, कोई भी काम डबल नहीं होना चाहिए, उसको ध्यान रखने के लिए भी बिजनेस हायरार्की होना चाहिए। ट्रैकिंग, कई बार देखेंगे ना, बोले ये काम मेरा नहीं, ये काम एक्स का है, एक्स बोलेगा ये काम मेरा नहीं है, वो वाई का है। क्यों? क्योंकि उनका काम डिवाइडेड है, उनका हायरार्की डिवाइडेड है। कितना काम हुआ वो भी चेक करने के लिए हायरार्की आपको हेल्प करता है। परफॉर्मेंस ट्रैक करने में हेल्प करता है, और लिंक बनाना है डिफरेंट फंक्शन, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से कहाँ कहाँ कनेक्टेड है, कौन सा किसके नीचे आता है, कौन सा किसके साथ में होता है, ये सारी चीजें हम लोग को हायरार्की बताता है, राइट। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो ये नंबर आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, जिसमें आप लोग कॉल कर सकते हो। इसके अलावा आपको अकाउंटिंग में मास्टर करने के लिए हमारे एक बेसिक कोर्स और एक एडवांस कोर्स है, जिसका इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूंगा। लेकिन आज का पूरा जो सेशन है, ये सेशन में मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को बेसिक इंफॉर्मेशन सारा दे दूं, और आप लोगों के क्वेश्चन आंसर अब हैंडल करने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं। तो क्वेश्चन Q&A वाले जगह पे अगर आप जाते हो तो आप लोग वहां पे क्वेश्चन आंसर डाल सकते हो, जिसको मैं आंसर कर देता हूं। जैसे मैं देख पा रहा हूं गोविंदा विभार करके हैं, सर डीएसए के बारे में कुछ बताइए। डीएसए, आज अकाउंटिंग का सेशन है, डीएसए के बारे में इस पे बात नहीं हो पाएगी, राइट। 14 नंबर फिर से बोलिए, रेडमी बोल रहे हैं। अच्छा, मैं काम करूंगा, मैं ये जो सेशन है ना, ये सेशन का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट को कंपाइल करके मैं जरूर यूट्यूब में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप लोग देख पाएंगे। मनोज कुमार देवांगन जी लिखते हैं, सर पेटी कैश का मीनिंग क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मनोज कुमार देवांगन जी। पेटी कैश क्या होता है मैं आपको बता दूं। क्या होता है, जो मेन कैश होता है, जो कैशियर होता है ना, वो कैशियर के पास में पूरा कैश रहता है। अब पेटी कैश क्या होता है, जैसे छोटे छोटे खर्चे के लिए भी कई बार क्या होता है कि मेन कैशियर को परेशान होना पड़ता है। वो क्या करता है, एक असिस्टेंट कैशियर रहता है, उसको बोलता है कि ये रख लो 5,000 रुपए। अब जो 10 रुपए 20 रुपए भाड़े वाले, किसी का कुछ देना है, कहीं ताला खरीदना है, कहीं अगरबत्ती खरीदना है, ऐसा जो भी आपको करना है, वो सारे चीजों के लिए आपको एक छोटा सा अमाउंट दे दिया जाता है। तो कैश बुक का ही एक सब पार्ट है, उसका ही एक यूनिट है, एक और अकाउंट बन जाता है, जिसको पेटी कैश अकाउंट बोलते हैं। और ये पेटी कैश बुक में आप
थोड़ा सा अमाउंट कैश बुक से ट्रांसफर करते हो, उसमें सारे खर्चे करते हो, अगर कुछ पैसे बच गए तो वापस कैश अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, राइट। तो पेटी कैश एक अलग से कैश का ही एक पार्ट है। तो दोस्तों किसी और का कुछ भी, जिन्होंने हैंड रेज किया है वो Q&A क्वेश्चन आंसर वाले में अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, मैं जवाब देने के लिए बिल्कुल 100% तैयार हूं। तो नित्यानंद आचार्य जी का आया है, सर इफ पॉसिबल प्लीज शेयर द रिकॉर्डिंग। मैं रिकॉर्डिंग का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जरूर शेयर करूंगा, बिल्कुल मैं शेयर करने वाला हूं। और रेडमी पाल करके हैं, इन्होंने क्वेश्चन पूछा, सर PMEGL लोन के बारे में बताइए। PMEGL लोन के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाकर जरूर डालूंगा। आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसके बारे में 1 मिनट में बताना मुश्किल है। बहुत अच्छे से प्रधानमंत्री वाला मैं PMEG लोन के बारे में मैं जरूर बताऊंगा। नेक्स्ट है शिरीष जैन, बुक में अधिकतम कितना कैश बैलेंस रख सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है शिरीष जैन जी का। मैं आप लोगों को एक चीज इससे पहले बता दूं कि हमने 2 मॉड्यूल जो बनाया उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आप लोग उसमें क्या क्या कंटेंट है और अगर वो आपके काम के हैं तो उसको आप लोग फ्यूचर में देख लीजिएगा। तो अभी हम लोग श्री जैन जी का जो क्वेश्चन था, कैश बैलेंस कितना रख सकते हैं, इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक 25 लाख रुपए हैं किसी एक दिन में। मैं आपको एक इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। हमारे क्लाइंट हैं जो कि जब नोटबंदी हुआ ना, उस समय उनके पास 35 लाख रुपीस कैश थे। कितना कैश था? 35 लाख रुपीस कैश था। और उनको फ्यूचर में नोटिस आ जाता है कि आप कैश था, मतलब उन्होंने फिर डिपॉजिट किए, कैश था तो पुराने नोट उन्होंने जमा किए अपने खाते में। तो अब आपको तो पता ही है, सरकार ने बहुत बड़ा नोटिस सबको भेजा है कि भैया आपके पास इतने कैश कहाँ से आए। उन्होंने फिर एक्सप्लेन किया कि सर मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मेरे 5 साइट चलते हैं, मेरे को एक एक हफ्ते का पेमेंट करना पड़ता है और हर हफ्ते का जो मेरा पेमेंट है लगभग 10 लाख रुपए होता है। 5 साइट का मिलाकर लगभग 50 लाख रुपए होता है। तो मैं हमेशा जब कैश को जमा करते रहता हूँ ताकि मैं हफ्ते के आखिरी में पेमेंट कर पाऊँ। तो जिस दिन लॉकडाउन हुआ उस दिन तक मेरे 5 दिन तक का, मैंने 5-6 दिन हो चुके थे, ये 1-1.5 दिन के बाद में मुझे उनका रोज ही पे करना था। और वहां पर केवल कैश में ही पेमेंट होता है, जो लेबर का पेमेंट है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो क्योंकि 35 लाख रुपए, मेरे को 50 लाख रुपए की जरूरत थी और मैं 35 लाख रुपए ही विड्रॉ करके अपने पास में रखा हुआ था, तो उनका ये वाला बात जस्टिफाई हो गया। लेकिन वही ऐसा कोई व्यक्ति जो 1 लाख रुपए जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, उसको उस 1 लाख रुपए के ऊपर टैक्स देना पड़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, आपको करना क्या पड़ेगा, इसके लिए आपको पूरा अकाउंटिंग परफेक्ट करना पड़ेगा। हर दिन का कैश बैलेंस दिखते रहना चाहिए आपके बुक्स में। हर दिन का डे का बैलेंस निकाल के, क्या होता है कई बार बैंक बंद है 4 दिन, हमने कैश जमा नहीं किया, हमारा दुकान है जिसमें कैश आता है, हर दिन का हमारा गल्ला 10 लाख रुपए का है और 6 दिन हमने जमा नहीं कर पाए, 60 लाख रुपए हो सकता है हमारे पास। तो इसका मतलब ये है, अकाउंटिंग पहला कंप्लीट रखिए और उसके बाद में आपको जस्टिफाई करना जरूरी है। अकाउंटिंग आपका बहुत बड़ा हेल्प करेगा जस्टिफाई करने में, राइट। नेक्स्ट है मनोज कुमार देवांगन जी, थैंक यू सर फॉर रिप्लाइंग। ओके राइट, थैंक यू वेरी मच। और PMEGP लोन के बारे में रेडमी पाल ने फिर से पूछ लिया, तो मैं बता दूं कि इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। किसी और को कोई भी क्वेरी है तो मैं 1 मिनट और दे रहा हूं, आप जरूर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से क्वेरी आया है। अच्छा, राघवेंद्र के पालनकर जी नमस्ते बोल रहे हैं। नमस्ते, हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं राघवेंद्र जी और काफी सारे पार्टिसिपेंट्स हमारे ज्वाइन किए हुए हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बिजनेस ओनर को, हर अकाउंटेंट को अकाउंटिंग पता रहना चाहिए। अदरवाइज अकाउंटिंग आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको अकाउंटिंग का फंडा नहीं मालूम तो हम लोग बहुत मुश्किल में पड़ सकते हैं। अब मिथुन चक्रवर्ती जी ने सवाल पूछा। अब मिथुन चक्रवर्ती जी सवाल पूछ रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, क्यों, बड़ा फिल्म स्टार टाइप। तो सर कैन वी गेट द बेसिक अकाउंटिंग सिस्टम थ्रू डॉक्यूमेंट्स, इट विल हेल्प अस। ये आज का जो है वीडियो, मैं कोशिश करूंगा कि इसको ट्रिम करके इसका कुछ पार्ट में डाल दूं। बेसिक और एडवांस ये 2 मॉड्यूल के बारे में मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, जो रिसेंटली 2 दिन के अंदर में मैं अपलोड करूंगा, ताकि आप लोग उस पर अगर किसी को एनरोल होना है तो हो सकते हो, आप लोगों के बेनिफिट के लिए। और जरूर जो जो इन्फॉर्मेशन पॉसिबल होगा आज का वीडियो में डाल रहा हूँ, आप लोग निश्चिंत रहिए, राइट। ओके, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। आप लोगों को आज का अगर इंफॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं ऐसे सेमिनार्स और ऐसे इंफॉर्मेटिव जो वीडियोस हैं मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। और जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहेगा मेरे साथ।